की हिम्मत टूट गई। वे जल्दी से पीछे हटने लगे, मानो एक और पल भी वहां ठहरने में खतरा हो। गौरांग ने और भी ज्यादा जोश में कहा, अरे भाग क्यों रहे हो? आओ, हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। उसके बाद उसने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुमने मेरी जान फिर से बचा ली। तुम सचमुच बहुत शानदार हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा कम। लेकिन गौरांग का चेहरा जल्दी ही गंभीर हो गया। उसने चिंता से कहा, हर्षवंश परिवार हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, कहाँ जाना है? गौरांग ने जवाब दिया, हमें नक्षत्र नगर जाना होगा। एक बार हम सप्तचक्र महाविद्यालय में दाखिल हो गए तो हर्षवंश परिवार चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सप्तचक्र महाविद्यालय के भीतर कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, एक नई समस्या सामने आ गई। द्वार पर एक और समूह दिखाई दिया। वो सभी काले कपड़ों में ढके हुए थे। भागने की कोशिश कर रहे हो? एक काले लिबादे में लिपटे व्यक्ति ने तलवार उठाते हुए कहा, गौरांग, आज तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। फिर उसने अपने साथियों से कहा, पहले उस पॉइजन मास्टर को संभालो। अपूर्व की मृत्यु का कारण आर्यन की ताकत नहीं बल्कि वेदिका की जहरीली शक्तियां थी, इसलिए उन्होंने पहले उसे निशाना बनाने के बारे में सोचा। गौरांग ने गुस्से में जवाब दिया, तुम लोग बार बार क्यों पीछा कर रहे हो? आओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, मेरी बात सुनो। गौरांग ने आश्चर्य से पूछा, मित्र, क्या तुम्हारे पास कोई योजना भी है? ये सभी लोग उद्यमवीर स्तर के योद्धा हैं और ये सभी तलवार विशेषज्ञ हैं। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम रक्षा का काम संभालो, हमला मेरा काम है। गौरांग ने अविश्वास से कहा, मित्र, तुम समझ नहीं रहे, वो तलवार विशेषज्ञ हैं। क्या तुम जानते भी हो कि उनसे कैसे निपटना है? आर्यन ने अपने मन में सोचा, 1 महीने से मैं अनंत स्वॉर्ड मार्ग का अभ्यास कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया है इसे आजमाने का। पिछले 1 महीने के सफर में आर्यन ने लगातार अनंत स्वॉर्ड मार्ग को समझने की कोशिश की थी, जो प्राचीन स्वॉर्ड सेंट की चेतना थी। गौरांग अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे वेदिका की ओर बढ़ते एक आदमी की ओर धकेल दिया। वो आदमी अपनी पूरी ताकत से तलवार वेदिका के सीने में घोंपने ही वाला था कि उसकी तलवार गौरांग के विशाल और मोटे शरीर से टकरा गई। खच! तलवार की धातु गौरांग के शरीर से टकराते ही रुक गई। ये नज़ारा देखकर उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। तलवार का थोड़ा हिस्सा मुड़ चुका था, लेकिन गौरांग को कुछ भी नहीं हुआ। वह बस अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे कुछ महसूस ही नहीं किया हो। क्या ये सच में इंसान है या पत्थर का खंभा? आदमी बुदबुदाया, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही आर्यन हरकत में आ गया। आर्यन ने अनंत स्वॉर्ड मार्ग को सक्रिय किया और बगल की मेज से एक नुकीली चम्मच उठाई। अगले ही पल वो एक तेज हवा के झोंके की तरह उस आदमी के पास से गुजर गया। आदमी के गले के पास एक तीखी चमक उठी और फिर वो लड़खड़ाकर वहीं ढेर हो गया। लेकिन आर्यन ने उसे देखे बिना ही एक हाथ से गौरांग को घुमाया और दूसरे आदमी के सामने कर दिया। दूसरे आदमी के साथ भी यही हुआ। उसे भी नहीं पता चला कि कब आर्यन उसके पास से गुजर गया और कब उसकी चम्मच ने उसके गले को चीर दिया। आर्यन एक ढाल की तरह गौरांग के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था और खुद एक हवा के झोंके की तरह इधर उधर नाच रहा था और एक एक करके सभी आदमियों को ढेर करते जा रहा था। अनंत स्वॉर्ड मार्ग से उसकी चेतना में स्वॉर्ड इंटेंट की एक अलग तरह की समझ दौड़ रही थी, मानो वो किसी भी वस्तु को एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता था और उससे मक्खन की तरह सब कुछ काट सकता था। एक बार जब उसने मारना शुरू किया तो उसके लिए रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके शरीर के चारों ओर स्वॉर्ड इंटेंट लिपटा हुआ था। इस वक्त आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद स्वॉर्ड सेंट हो। आर्यन का दिल जैसे फट पड़ा। लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक 16 गुना शक्तियों के साथ उसकी स्वॉर्ड इंटेंट आभा और भी घातक हो गई। अब तो वो गौरांग का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था और खुद ही सबको मारने लगा। पल भर में उसने 10 से 11 लोगों को ढेर कर दिया और सिस्टम भी लगातार बजे जा रहा था। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक उद्यमवीर स्तर के स्वॉर्ड मास्टर को मारने पर 2000 एक्सपी पॉइंट्स, 110 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्वर्ण तारा प्राप्त हुआ है। अपने आदमियों को एक बाद एक मरते देखकर उनका लीडर गुस्से में बौखला गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी तलवार को हवा में तेजी से घुमाया। स्वर्ण तलवार तकनीक, अब देखता हूँ कुत्ते तू कैसे बचता है। महज 6ठे स्तर का आत्मवीर मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है, उसने गुस्से में कहा। अगले ही पल जैसे आकाश से पानी गिर रहा हो, आर्यन पूरी तरह से अनगिनत तलवारों से घिर गया। तिम्रा ने चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर ध्यान से। वेदिका का मन भी डर से सन हो गया। वो इतनी घबरा गई कि कुछ बोल ही नहीं पाए। गौरांग का बदन डर से कांप उठा। उसने सोचा अब सब खत्म। हालांकि आर्यन एकदम शांत था, उसकी स्वॉर्ड समझ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, अल्फा ब्लो।
अचानक आर्यन अपनी जगह से गायब हो गया और काले कपड़ों वाले आदमी की सारी तलवारें जमीन से टकराकर खत्म हो गई। अपना घातक हमला खाली जाता देखकर उस आदमी को झटका लगा। वो कुछ समझ पाता कि आर्यन कहाँ गया, उससे पहले ही अचानक आर्यन उसके सामने आ गया और उस पर चम्मच से तेजी से वार किया। खड़ी चम्मच सीधे उसके गले के कंठ में लगी। तुरंत खून का फव्वारा फूट पड़ा और इस वार में इतनी ताकत थी कि वो हवा में उड़ते हुए सराय के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका और उसकी सांसें थम गई। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक उद्यमवीर स्वॉर्ड मास्टर को मारने पर 2000 एक्सपी पॉइंट्स, 110 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक स्वर्ण तारा प्राप्त हुआ है। अनंत स्वॉर्ड मार्ग अब भी पागलपन से उसकी चेतना में बह रहा था। आर्यन ने सिर्फ एक चम्मच को तलवार की तरह इस्तेमाल कर सभी उद्यमवीर स्तर के स्वॉर्ड मास्टर्स को खत्म कर दिया था। इसके अलावा ये अल्फा ब्लो हमला भी जबरदस्त है। इससे न केवल मेरी गति बढ़ी बल्कि वार की ताकत भी बढ़ी थी। हाँ, आर्यन का दिल उबल रहा था। हालांकि जैसे ही अनंत स्वॉर्ड मार्ग का असर खत्म हुआ, आर्यन को अचानक अपने शरीर में कुछ खालीपन सा महसूस होने लगा। वो बहुत थक चुका था और उसकी अमर ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। अनंत स्वॉर्ड मार्ग एक मानसिक स्थिति थी जिसे उपयोग करने पर बड़ी मात्रा में अमर ऊर्जा खर्च होती थी। इसके अलावा अल्फा ब्लो हमले ने भी उसकी बहुत सी अमर ऊर्जा को खत्म कर दिया था। ये हमला उसने फिलहाल में ही अनंत स्वॉर्ड मार्ग से सीखकर बनाया था। मुझे इस अल्फा वार का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आर्यन को उल्टी होने लगी, उसका दिल डर से भर गया था, उसकी अमर ऊर्जा लगभग खाली हो गई थी। जैसे ही गौरांग अपनी हैरानी से बाहर निकला, वह सीधा भागते हुए आर्यन के पैरों से जा लिपटा और बोला, तुम बहुत जबरदस्त हो मित्र। ये तुमने अभी कौन सी तलवार तकनीक इस्तेमाल की? सच में मैंने पहली बार इतनी कमाल की तलवार तकनीक देखी है। आज से तुम मेरे मास्टर हो और मैं आपका चेला। गौरांग की आंखों से आंसू उसके चेहरे पर आकर बहने लगे और उसने कहा, मास्टर, आपने मुझे मौत तक डरा दिया। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस जीवन काल में कभी भी नक्षत्र नगर में वापस नहीं पहुँच पाऊंगा और कभी भी तैरती हुई सुगंध वाले प्रांगण की लड़कियों को नहीं देख पाऊंगा। आप सच में मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो। मैं पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलूंगा। अगर मैं मर भी जाऊंगा और भूत बन भी जाऊंगा तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जब से उसे अग्नि इम्मोर्टल रूट मिली थी तब से कोई ना उसके पीछे लगातार पड़ा हुआ था। कभी हर्षवंश महल के लोग तो कभी कुख्यात हत्यारे, हर कोई बस उसकी मौत चाहता था। दिन रात मृत्यु से बचने की भावना को दोहराना बेहद खतरनाक था। छोड़ दो, आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। गौरांग बोला, नहीं, चाहे मुझे मार भी डालो लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। आर्यन ने गुस्से में कहा, क्या तुम छोड़ोगे या नहीं? गौरांग ने ठान लिया, नहीं छोड़ूंगा। आपकी जान पकड़ कर रखूंगा और अगर कोई इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उससे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। चुप रहो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि सब लोग मेरी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने तुम्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो? अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम पर अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा। सराय के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी आर्यन को अजीब नजरों से देख रहे थे, यहाँ तक कि वेदिका और तिम्रा की नजरों में भी वही, क्या तुम मीठे हो, जैसा सवाल था। गौरांग ने दृढ़ता से कहा, अगर मुझे मीठा भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आपके लिए तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं मीठा हूँ। गर्व तुम्हारी बहन का। तुम्हारे जैसे 250 किलो के मीठे को कौन झेलेगा? उठो यहाँ से। आर्यन ने जोर से पैर मारा लेकिन जब गौरांग नहीं हटा तो उसने चिल्लाकर कहा, सामने एक खूबसूरत लड़की है। कहाँ? खूबसूरत लड़की? रुक जाओ। खूबसूरती का नाम सुनते ही गौरांग ने तुरंत आर्यन के पैर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये एक जाल था, उसने गुस्से में आर्यन की ओर देखा। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अब पैर पकड़ने की कोशिश कर। तिम्रा तुरंत आर्यन के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, यंग मास्टर, अगर ये सुअर फिर से आपके करीब आया मैं इसे एक भूसे में उड़ा दूंगी। गौरांग ने अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कहा, अरे मिस, अगर तुम यहाँ हो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है फिर। गौरांग ने अपना चेहरा गूढ़ मुस्कान से भरते हुए पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आर्यन ने कहा, पूछो। गौरांग ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने सुंदर कैसे हैं? ये सुनकर आर्यन तारांकन ने उसे मन में गाली दी। गौरांग ने जल्दी से सवाल बदलते हुए कहा, मुझे असल में ये जानना है कि आपकी तलवार कला का नाम क्या है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। गौरांग का शिवांश परिवार स्वॉर्ड योद्धाओं का परिवार था। उनके पास अनगिनत स्वॉर्ड तकनीकें और कलाएं थीं, लेकिन जो तकनीक आर्यन ने दिखाई वो भी एक चम्मच के साथ उसने कभी नहीं देखी थी।
वो वास्तव में एक अद्भुत तकनीक थी, जहां दुश्मन पर एक भूत की तरह चाल चलते हुए, साफ पानी के झरने की तरह मुलायम कट और बिजली की गति से, वो सच में एक असाधारण तकनीक थी। वेदिका और तिम्रा भी आर्यन की ओर जिज्ञासा से देख रही थीं। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक महान स्वॉर्ड मास्टर हूँ। ऐसी तकनीकें मेरे लिए कुछ भी नहीं है और इसे तो मैंने मौके पर ही समझा। भले ही आर्यन एक फेंकू की तरह नींद हाँक रहा था, पर यह वास्तव में सच्चाई थी। उसने मौके पर ही अल्फा ब्लो हमले को अच्छे से समझा था। क्या क्या, अरे बाप रे, तीनों ने एक साथ कहा और फिर हक्का बक्का होकर आर्यन को घूरने लगे। तीनों के दिल में आर्यन के लिए सम्मान और बढ़ गया था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद गौरांग ने गंभीर होकर कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हर्षवंश परिवार की साजिश थी। शायद मेरे दादाजी को फंसाने वाले भी यही लोग हैं। मित्र, हमें नक्षत्र नगर पहुंचने से पहले अलग हो जाना चाहिए। हर्षवंश परिवार वहां बहुत शक्तिशाली है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग इस पछड़े में फंसे। भले ही आर्यन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो एक हर्षवंश जैसे बड़े परिवार से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता था। तो गौरांग अपने गले के कांटे को उनके गले नहीं फंसाना चाहता था। आर्यन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं नक्षत्र नगर जरूर जाऊंगा। वो अच्छे से जानता था कि वहां उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो वो इस मौके को नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा उसने हातिम और बाकी सबसे वहां मिलने का वादा किया था, और अभी भी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ था, जिसमें उसे गौरांग को अपने 5वें वॉर गॉड के रूप में साथ करना था। गौरांग की आंखों में आभार छलक पड़ा। उसने कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि मैं आपकी पूजा करने लगा हूँ। उस रात हर्षवंश परिवार के लोग फिर से नहीं आए, ना ही कोई हत्यारा आया। आर्यन ने रात में सुकून की नींद ली, मानो गहरी नींद में डूबा कोई निर्जीव इंसान। अनंत स्वॉर्ड मार्ग का उपयोग करने से वो वाकई में बहुत कमजोर हो चुका था। अच्छी नींद लेना उसके लिए बेहद जरूरी था। अगली सुबह आर्यन, वेदिका और तिम्रा सराय में मिले, मगर गौरांग का कोई अता पता नहीं था। तभी सराय का एक नौकर उनके पास आया और बोला, यंग मास्टर आर्यन, ये सुंदर मास्टर का पत्र है। सुंदर मास्टर? तिम्रा ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरांग। क्या? तिम्रा चौंकते हुए बोली, इतने भारी शरीर के साथ कोई खुद को सुंदर कैसे कह सकता है? वो एक सुंदर मास्टर नहीं, बल्कि सुअर मास्टर है। आर्यन ने पत्र खोलकर पढ़ा और कहा, गौरांग नक्षत्र नगर गया है। वो अकेला क्यों गया? वेदिका ने पूछा। आर्यन ने कहा, शायद कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो नक्षत्र नगर चलते हैं। नक्षत्र नगर, हर्षवंश परिवार का महल। क्या अपूर्व को किसी अज्ञात लड़के ने मार दिया? ये कैसे हो सकता है? हर्षवंश परिवार के मुखिया हर्षवर्धन गुस्से से चीखे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, और अग्नि इमोर्टल रूट का क्या हुआ? हम नहीं ला सके। हर्षवर्धन खड़ा हुआ और गुस्से में उस योद्धा को जोरदार लात मारी। निकम्मे, अगर उसे लाने में नाकाम हो गए तो फिर वापस लौटने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मर क्यों नहीं गए बाहर ही? लात खाकर घबराया हुआ योद्धा तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब, हर्षवर्धन का छोटा भाई चंद्रधर खड़े होते हुए बोला, अब क्या करें? अगर ये बात बाहर फैल गई तो हर्षवंश परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर अग्नि इमोर्टल रूट का इस्तेमाल करके शिवांश परिवार का वो बुढ़ा ठीक हो गया तो? हर्षवर्धन की आंखें सख्त हो गईं। ये मौका पाने में इतनी मेहनत लगी, लेकिन उन्होंने मुट्ठी भींच ली। अगर सब कुछ उनकी योजना के अनुसार जाता और इमोर्टल रूट उनके पास होती तो वो नक्षत्र नगर में अपनी पकड़ और मजबूत बना सकते थे। लेकिन किसे पता था कोई कल का आया लड़का उनकी सारी योजना को खराब कर देगा। मुझे लगता है वो बच्चे सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने आ रहे हैं, तो हमें उन्हें रास्ते में ही। चंद्रधर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ। तभी एक एल्डर ने कहा, अगर वो लड़का और उसके साथी सप्तचक्र महाविद्यालय के विशेष छात्र हुए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जब वो लड़का अपूर्व जैसे एक उद्यमवीर स्तर के योद्धा को मार सकता है तो जरूर उसमें कोई खास बात होगी। ये सबको पता था कि सप्तचर्क महाविद्यालय कोई छोटा मोटा अस्तित्व नहीं है, यहाँ तक कि अमर महल के लोग भी जल्दी से उन्हें उंगली नहीं करते थे। हर्षवर्धन भी जानता था कि सप्तचक्र महाविद्यालय के विशेष छात्रों से पंगा लेना मूर्खता होगी। सबसे पहले उस लड़के की पहचान का पता लगाओ, तभी जाकर हम कोई कदम उठा सकते हैं। और गौरांग का क्या करें? चंद्रधर ने पूछा। आखिर वो एक तीसरे स्तर की अग्नि इमोर्टल रूट है, अगर वह हमें मिल गई तो तन में भी एक डीमन स्लेयर बन सकता है जिसे अमर महल खोज रहा है। अगर हमारे परिवार से कोई एक डीमन स्लेयर पैदा हो जाए तो भूल जाओ कि सप्तचक्र महाविद्यालय किया है। अमर महल डीमन स्लेयर को खोज रहा है, ये बात अभी भी सबके लिए गुप्त थी। लेकिन हर्षवंश परिवार के पास इस खबर का होना ये दर्शाता है कि वो कोई साधारण ताकत नहीं रखते और उनकी जानकारी और योजनाएं कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली थीं। हर्षवर्धन ने दांत भींचते हुए कहा, शिवांश परिवार पर कड़ी निगरानी रखो और नगर के सभी द्वारों पर अपने आदमियों को तैनात करो। अगर वो मोटा धूर्त कहीं भी दिखे तो उसे तुरंत उठा लाओ।
दूसरी ओर एक गुप्त स्थान पर सभी मारे गए। संघ लीडर, हमें उस मोटे से वो इमोर्टल रूट नहीं मिल सकी और हर्षवंश परिवार भी नाकामयाब रहा। इसके अलावा जो लड़का हमारे 8वें भाई को एक झटके में मार सकता है वह साधारण नहीं हो सकता। शायद वो सप्तचक्र महाविद्यालय का कोई विशेष छात्र है। अगर ऐसा हुआ तो हम विशेष छात्र, तो क्या हुआ अगर जो कोई भी हमारे कॉलेजवाला संघ के रास्ते में आएगा वह मरेगा? क्या सप्तचक्र महाविद्यालय इतना महान है? बिल्कुल सही। तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट अमूल्य है। हमारा कॉलेजवाला संघ इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेगा और अगर पकड़े भी गए तो हमारे पास हर्षवंश परिवार का नाम बताने के लिए बहाना है। कॉलेजवाला संघ नक्षत्र नगर के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली संगठनों में से एक था। उसकी ताकत इतनी विशाल थी कि नक्षत्र नगर के अधिकांश प्रथम श्रेणी के परिवार भी उसके सामने कुछ नहीं थे। उनके पास एक गुप्त सेना थी, प्रशिक्षित योद्धाओं का एक विशाल दल जो हर काम को गुप्त तरीके से अंजाम देते थे। उनका प्रभाव नगर के हर कोने में फैला हुआ था। जब भी उनकी नज़र किसी विशेष चीज़ पर होती वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस बार उनका लक्ष्य था गौरांग के पास मौजूद अग्नि इमोर्टल रूट, जिसे हर्षवंश परिवार ने उन्हें हासिल करने के लिए भेजा था। गौरांग को पकड़ने की कई बार कोशिश की गई पर वो चतुराई से हर बार बच निकला। हर प्रयास में कॉलेजवाला संघ के लोग नाकामयाब रहे थे। उसी समय कॉलेजवाला संघ के लीडर भृगुपति ने अपने नुकीले दांत भींचते हुए कहा, चंद्रावन गांव से सप्तचक्र महाविद्यालय तक का रास्ता 3 दिन का है। अगर हम तेजी से चलते हैं तो हम 2 दिनों में वहां पहुंच सकते हैं। इन 2 दिनों में हमें सारा काम खत्म करना होगा और सबूतों को मिटा देना होगा। कोई निशान नहीं छोड़ना है, समझे? जी संघ लीडर, नक्षत्र नगर में हमने कभी किसी से हार नहीं मानी। अब देखिए कि मैं उस तथाकथित विशेष छात्र का कैसे अंत करता हूँ जिसने हमें चुनौती दी है। हर्षवंश परिवार ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी और अब कॉलेजवाला संघ भी अपनी चाल चल रहा था। एक खुलकर था तो दूसरा छिपकर। ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 अदृश्य जाल आर्यन के लिए बेहद खतरनाक होने वाले थे। नक्षत्र नगर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भारी भीड़ थी। चारों तरफ युवाओं का जमघट लगा हुआ था। ये सभी भव्य वस्त्रों में सजे धजे थे। उनके चेहरों पर गर्व और आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो सब सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने जा रहे थे। उनमें से एक आर्यन भी था, लेकिन उसके वस्त्र बाकियों की तुलना में बेहद साधारण थे। इतने साधारण कि वह नौकर जैसा दिखता था। लेकिन आर्यन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए दिखावे से ज्यादा महत्व उसकी क्षमता और उसके कार्यों का था। पूरे रास्ते भर तिमरा एक चिड़िया की तरह चहचहाती रही। वो पूरे उत्साह से भरी थी और उसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। यंग मास्टर, मैंने सुना है कि नक्षत्र नगर इतना बड़ा है कि वहाँ का एक बाजार हमारे अर्कराज कुल जितना विशाल है। क्या ये सच है? मालकिन, क्या हम सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश कर पाएंगे? मैंने सुना है कि वहाँ के शिक्षक अमृतद्वीप के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। यंग मास्टर, क्या आप जानते हैं कि महाविद्यालय के शिखर पर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? मैंने सुना है कि वो सीढ़ियां आकाश तक जाती हैं। 2 दिन की थकाऊ यात्रा और तिमरा की बकबक को सुनते हुए वो तीनों एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जैसे ही आर्यन ने कदम बढ़ाया उसकी नज़र सामने के दृश्य पर पड़ी और वो वहीं ठिठक गया। नक्षत्र नगर सामने एक विशाल और भव्य नगर था। उसकी संरचना इतनी जटिल और अद्भुत थी कि पहली नज़र में इसे देखना किसी सपने जैसा था। तीनों एक साथ स्तब्ध खड़े रहे। तिमरा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने धीरे से कहा, बहुत बहुत बड़ा है ना? वेदिका ने भी मंत्रमुग्ध होकर कहा, सभी कहते थे कि नक्षत्र नगर अमृतद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। इसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सभी दावे सच थे। आर्यन ने मन ही मन सोचा, इस नगर के भीतर तो सिंह साम्राज्य जैसे कई राज्य समा सकते हैं। ये जगह सच में बहुत विशाल है। तभी तिमरा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, बादलों के ऊपर एक पर्वत, वो हवा में है। आर्यन और वेदिका दोनों ने ऊपर देखा। मैंने सुना है सप्तचक्र महाविद्यालय उसी पर्वत पर है, वेदिका ने उत्तेजना में कहा। आर्यन का दिल जोश से भर उठा और उसने कहा, हम आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। अमृतद्वीप तरंग महाद्वीप के चारों महाद्वीपों के बीच में स्थिति था। उसी तरह नक्षत्र नगर भी अमृतद्वीप के बीच में स्थिति था। नक्षत्र नगर इतना बड़ा था कि ये कई हिस्सों में बंटा हुआ था। यहाँ अमृतद्वीप के बड़े बड़े परिवारों के महल थे जो अलग अलग हिस्सों में बसे हुए थे। इसके अलावा ऊपर आसमान में तैरता हुआ पहाड़ जहाँ सप्तचक्र महाविद्यालय स्थित था, वह भी इतना विशाल था कि वहाँ हजारों गांवों को बसाया जा सकता था। ये केवल एक पहाड़ नहीं था बल्कि एक पर्वत श्रृंखला थी, सैकड़ों उड़ते पहाड़ों की एक श्रृंखला। इन्हीं पहाड़ों में से एक था अमर पहाड़, जो लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर था। उसे नीचे से देखना लगभग असंभव था और अमर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था अमर महल। कुछ लोग मनाते थे कि यह आसमान में तैरते हुए पहाड़ किसी महान आपदा के बाद ऐसे हो गए। वहीं कुछ का कहना था कि ये दूसरे लोगों से आए हुए स्वर्गीय जहाज थे जिन्हें ड्रैगन वंश के योद्धाओं ने नष्ट कर दिया था।
इन गाथाओं के कई संस्करण थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि सच्चाई क्या थी। यहाँ तक कि अमर महल के महान बुजुर्ग भी इसे लेकर अनिश्चित थे। नक्षत्र नगर का प्रवेश द्वार। वाह, तिम्रा का चेहरा उत्तेजना से भर गया। नगर की ये सुरक्षा दीवार कितनी ऊंची और चौड़ी है। यह 100 मीटर ऊंची और लगभग 50 मीटर चौड़ी दीवार थी। आर्यन ने भी पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। उसने सुरक्षा दीवारों के कई पौराणिक चित्र देखे, लेकिन वो निश्चित था कि वे सब इस दीवार के सामने तुच्छ थे। सड़क पर कई लोग ऐसे ही विस्मय के भाव लिए खड़े थे, लेकिन जहां बाकी लोग अपनी भावनाओं पर काबू पा रहे थे, वहीं आर्यन और तिम्रा का उत्साह छुप नहीं सका। इसीलिए कई लोगों ने उनकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। गांव के गंवार, ये लोग कहां से आए हैं? गुलाम होंगे? इनका चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि इन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। आर्यन ने उन सभी टिप्पणियों को अनसुना कर दिया, लेकिन वेदिका का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तिम्रा का हाथ खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से। तिम्रा को अभी भी सुरक्षा दीवार पर बने विशाल सिंह को गले लगाकर चूमने का मन था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, वेदिका ने उसे खींच लिया। उनसे कुछ दूरी पर एक भारी भरकम मोटा व्यक्ति खड़ा था। उसके साथ 2 लड़कियां थीं जो बेहद आकर्षक थीं। उनके कपड़े उत्तेजक और आधुनिक थे, पर उनके चेहरे पर भारी श्रृंगार भी था, जो उन्हें थोड़ा अजीब बना रहा था। वह मोटा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गौरांग था। उसने जैसे ही आर्यन और उसके साथियों को देखा, वो जोर से हंस पड़ा। हा, आखिर ये लोग आ ही गए। गौरांग के बाईं ओर खड़ी लड़की ने पूछा, गौरांग जी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दाईं ओर की लड़की ने कहा, गौरांग जी जैसे सम्मानित व्यक्ति के साथ तो कोई विशेष मेहमान ही होगा। गौरांग मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, वो मेरे खास मेहमान हैं, उन्हें अच्छे से संभालना। उसकी हंसी और भी जोरदार हो गई। अब तक आर्यन भी गौरांग को देख चुका था। उसने मन में सोचा, क्या ये किसी जरूरी काम से नहीं आया था? फिर यहाँ हमारा इंतजार क्यों कर रहा है? गौरांग जी। तिम्रा ये सुनकर हंस पड़ी। गौरांग जी, उसने दोहराया और खिलखिलाकर हंसने लगी। वेदिका भी मुस्कुरा दी। जब वो तीनों गौरांग के पास पहुंचे, तो गौरांग के साथ खड़ी एक लड़की ने तिरस्कार से आर्यन को देखा और कहा, ये भिखारी कहाँ से आ गया? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कीचड़ से उठकर आया हो। दूसरी लड़की ने जोड़ते हुए कहा, इनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि यह नक्षत्र नगर में पहली बार आए हैं। गंवार कहीं के। आर्यन ने उनकी बातों पर हल्के से मुस्कुरा दिया। गौरांग के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। वो आर्यन के बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर उसने उंगली के इशारे से कहा, तुम दोनों इधर आओ। दोनों लड़कियां जो अब तक लुभावनी अदाओं से गौरांग को रिझाने में लगी थीं, आगे बढ़ीं। उनमें से एक ने मादक आवाज में कहा, गौरांग जी, अब कौन सा खेल खेलना है? दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए ना, आज क्या करने का मन है? उनकी आवाज इतनी मीठी और मोहक थी कि कोई भी सुनकर मोहित हो जाए। लेकिन जैसे ही वो गौरांग के पास पहुंची, अचानक 2 जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर बिजली की तरह पड़े। कमीनी औरतों! गौरांग गुस्से में चिल्लाया, ये मेरे मास्टर हैं, मेरे उद्धारकर्ता। तुम दोनों ने इनके बारे में ऐसी बेहुदा बातें कहने की हिम्मत कैसे की? क्या जीने से तंग आ गई हो? गौरांग का गुस्सा अब चरम पर था। थप्पड़ों की गूंज ने न सिर्फ उन लड़कियों को चौंका दिया, बल्कि वहां खड़े हर किसी का ध्यान भी खींच लिया। दोनों लड़कियां जमीन पर गिर पड़ीं। उनके गाल लाल और सूज गए थे, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। होंठों से खून रिसने लगा था। गौरांग ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? तुरंत ही 2 सैनिक दौड़ते हुए आए। उनकी नजरें गौरांग के आदेश का इंतजार कर रही थीं। इन दोनों को यहाँ से उठाओ, गौरांग ने सख्त लहजे में कहा, और इन्हें नक्षत्र नगर से बाहर ले जाकर नदी में फेंक दो। मछलियों को इनका भोज बनने दो। जो आ गया, गौरांग जी। सैनिकों ने बिना किसी सवाल के उन लड़कियों को कंधे पर उठाया और चल पड़े। लड़कियां रोने और गिड़गिड़ाने लगीं। गौरांग जी, कृपा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन गौरांग की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मास्टर के अपमान का यही अंजाम है। यहाँ माफी की कोई जगह नहीं है। इस घटना ने आर्यन को गौरांग के असली व्यक्तित्व की झलक दी। यह आदमी केवल दिखावा नहीं करता था, उसके पास ताकत और रुतबा दोनों थे। असली दबंग बनने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। फिर गौरांग ने सैनिकों को हाथ के इशारे से रोक दिया। रुको, इन्हें जिंदा छोड़ दो, लेकिन नक्षत्र नगर में दोबारा कदम रखने ना दें। अगर मैंने इन्हें यहाँ देखा तो जान से मार दूंगा, समझे? सैनिकों ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। इसके बाद गौरांग ने विनम्रता से आर्यन की ओर मुड़कर कहा, मास्टर, आपके आभार का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। मैंने आपके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है। नक्षत्र नगर का सबसे शानदार भोजन, सबसे शानदार मनोरंजन और सबसे खूबसूरत लड़कियां। उसकी मुस्कान शरारती थी। तो मास्टर, क्या इंतजाम पसंद आए? आर्यन ने एक पल के लिए गौरांग की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वहीं पास में खड़ी वेदिका और तिम्रा की नजरें अब तक गौरांग पर टिकी थीं।
उनकी आंखों में एक तीखी चेतावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी नज़रों से ही गौरांग को जला देंगी। गौरांग ने उनकी नज़रों को देखकर हल्के से अपनी बात बदल दी। मास्टर, मेरा मतलब था अच्छा खाना और आराम, बाकी सब तो मजाक था। आर्यन ने अपनी हल्की मुस्कान छुपाते हुए कहा, चलो देखते हैं। तभी अचानक गौरांग को कुछ याद आया। ओह हाँ, आप लोग सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, है ना? गौरांग के चेहरे पर हल्की गंभीरता झलकने लगी। हमारे परिवार का सप्तचक्र महाविद्यालय में बड़ा प्रभाव है। इस समय तो हमारे घर पर सप्तचक्र महाविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक भी आए हुए हैं। अगर चाहें तो मैं आपकी परीक्षा पहले ही दिलवा सकता हूँ। गौरांग का शिवांश परिवार नक्षत्र नगर का एक काफ़ी पुराना और प्रतिष्ठित परिवार था। ये परिवार पीढ़ियों से सेनापति और उच्च अधिकारियों को जन्म देता आया था। शिवांश परिवार से दर्जनों महासेनापति सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र रहे थे। इस कारण से सप्तचक्र महाविद्यालय में उनका खास दबदबा था। हालांकि गौरांग की अपनी कहानी थोड़ी अलग थी। वो केवल 8वें स्तर का आत्मवीर था और उसकी रक्षक शक्ति भी लगभग बेकार थी। फिर भी उसने पैसे और संबंधों के दम पर महाविद्यालय में दाखिला लिया। वो किसी विशेष प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे बिना परीक्षा दिए प्रवेश मिल गया था। आर्यन ने हाथ उठाकर गौरांग को रोकते हुए कहा, तुम परीक्षा की चिंता मत करो, ये काम हम खुद संभाल लेंगे। जहाँ तक बढ़िया खाने की बात है, जल्दी से हमें रास्ता दिखाओ। आर्यन की हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर गौरांग ने सिर हिलाया। लेकिन तभी आर्यन ने एक और सवाल दागा, वैसे तुम्हारे दादाजी का क्या हाल है? इस सवाल ने गौरांग के चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, मैं बहुत देर से वापस आया। शायद एक गहरी सांस लेकर उसने बात खत्म की। खैर छोड़ो, आज का दिन आपके स्वागत के लिए है। मेरा लक्ष्य है आपको पूरी तरह से खुश करना। इसी बीच हर्षवंश परिवार का एक योद्धा तेजी से महल की ओर भागा। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। उधर कालजवाला संघ का एक सदस्य भी अंधेरी गलियों से होकर अपने ठिकाने की ओर दौड़ रहा था। गौरांग की नक्षत्र नगर में वापसी की खबर हर्षवंश महल तक पहले ही पहुंच चुकी थी। हालांकि हर्षवर्धन ये भी जानता था कि गौरांग के दादा कृष्णेश अब गंभीर रूप से बीमार थे और अग्नि इम्मोर्टल रूट भी उन्हें बचाने में असमर्थ थी। अग्नि इम्मोर्टल रूट अभी भी गौरांग के पास थी। फिर भी हर्षवर्धन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। उसका इंतजार आर्यन के आने का था। उसका एक ही बार में सब कुछ खत्म करने का उद्देश्य था। दूसरी ओर कालजवाला संघ ने भी अपनी योजना बना ली थी। वो और भी चालाक थे। वो चाहते थे कि पहले हर्षवंश परिवार कोई कदम उठाए और फिर जैसे एक शिकारी चिड़िया को पकड़ता है, वैसे ही वे अपना खेल खेलेंगे। शिवगिरी वासिका, ये नक्षत्र नगर के केंद्र में मौजूद एक मशहूर भोजनालय था। यह अपनी शाही सेवा और बेहतरीन भोजन के लिए मशहूर था। वासिका के द्वार पर खड़े एक नौकर ने जैसे ही गौरांग को देखा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। गौरांग जी पधारिए। नौकर ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, आपके और आपके मेहमानों के लिए निजी कक्ष तैयार है, कृपया अंदर आएं। गौरांग ने एक आत्मा पत्थर निकाला और नौकर को देते हुए कहा, शाबाश, ये तुम्हारा इनाम। धन्यवाद गौरांग जी। नौकर ने मुस्कुराते हुए तुरंत उन्हें तीसरी मंजिल की ओर ले जाना शुरू किया। गौरांग पैसों को पानी की तरह बहा रहा था। ये दिखाता था कि नक्षत्र नगर में उसका शिवांश परिवार कितना धनी था। गौरांग अक्सर कहा करता था, हमारे परिवार के पास कुछ नहीं बचा सिवाय पैसे के। वासिका की तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद गौरांग ने नौकर का इंतजार किए बिना ही सबसे महंगे और बड़े कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। लेकिन तभी आर्यन को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। उसने तुरंत गौरांग को रोका, लेकिन गौरांग ने कुछ भी महसूस नहीं किया। उसने दरवाजे को और जोर से धक्का दिया और अंदर कदम रखा। ये क्या? गौरांग गुस्से में चिल्लाया, यहाँ कोई कैसे हो सकता है? कमरे के अंदर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक नकाब पहने हुए लड़की थी। गौरांग की नज़र उस लड़की की आंखों पर पड़ी और वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में इतनी गहराई और चमक थी कि मानो पूरा आकाश और पृथ्वी उसमें समा जाए। गौरांग ने अब तक अनगिनत सुंदरियों को देखा था, मगर इन आंखों ने उसे तुरंत समझा दिया कि नकाब के पीछे एक अद्वितीय सौंदर्य छिपा हुआ है। गौरांग उस लड़की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने कड़क आवाज में कहा, दूर हो जाओ। गौरांग, जो अपने दबंग रवैये से मजबूर था, तुरंत आग बबूला हो गया। क्या मुझे दूर होने के लिए कह रहे हो? लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं रहा। गौरांग ने तुरंत अपनी स्पेस रिंग से आत्मा पत्थरों की एक बड़ी पोटली निकाली और उसे उस व्यक्ति के सिर पर फेंकने की तैयारी करने लगा। तभी आर्यन ने उसे पीछे खींचा और गंभीरता से कहा, क्षमा करें, मेरा भाई नशे में है। कक्ष के अंदर की आभा इतनी खतरनाक थी कि आर्यन ने दरवाजे से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। यह कोई सामान्य आभा नहीं थी, यह मृत्यु की भीषण आभा थी। ये 4 लोग जो कमरे के अंदर बैठे थे, नक्षत्र नगर के निवासी नहीं लग रहे थे। उनकी आभा बेहद गहरी और डरावनी थी। आर्यन को तुरंत समझ में आ गया कि वह इंसान नहीं थे।
लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्यन के पास मौजूद माया दर्पण अचानक ही हिलने लगा था। ये दर्पण तभी प्रतिक्रिया करता था जब आसपास कोई राक्षस या कोई अद्भुत शक्ति हो। इसके अलावा पूर्वज रुद्रदेव भी अभी ड्रैगन स्लेयर के साथ व्यस्त थे, तो आर्यन उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। अगर आर्यन गौरांग को नहीं रोकता तो वो अब तक उन पर पोटली फेंक चुका होता और इसके साथ ही अपनी और आर्यन की मौत का कारण भी बन चुका होता। उस निजी कक्ष के अंदर की आभा इतनी घातक थी कि पाताल लोक के राजा अंधकासुर की आभा को भी दबा सकती थी। यही कारण था कि आर्यन इतना घबरा गया था। इससे भी अधिक, नकाब ओढ़ी लड़की के शरीर से कोई भी आभा नहीं निकल रही थी। इसका यह मतलब नहीं था कि वो कमजोर थी, बल्कि ये दिखाता था कि उसकी शक्ति इतनी असीम थी कि आर्यन उसे महसूस भी नहीं कर सकता था। आर्यन ने फौरन गौरांग को खींचते हुए बाहर निकाला। उसने धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बाहर निकलो। गौरांग, जो आमतौर पर लड़की के सामने होने पर किसी की सुनता नहीं था, उसने जब आर्यन के गंभीर चेहरे को देखा तो वो चुपचाप बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही वह भयंकर आभा जैसे गायब हो गई। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने पसीने से भीगे चेहरे को पोंछा। वेदिका ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए? गौरांग ने भी पूछा, मास्टर, वो लोग कौन हैं? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, वो साधारण लोग नहीं थे, वो इतने शक्तिशाली हैं कि हमें चुटकियों में धूल में मिला सकते हैं। बाकी के तीनों लोगों की आभा भी कमजोर नहीं थी। वो कम से कम व्यासदेव और वादान के स्तर के योद्धा होंगे। और बस इतना ही नहीं, अंदर 5 कुर्सियां थी, जिनमें से बस 4 पर लोग दिख रहे थे। लेकिन 5वीं कुर्सी पर भी कोई था, कोई ऐसा जो शक्तियों के मामले में उन चारों से अधिक ताकतवर था। आर्यन जैसे योद्धाओं के लिए उसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन था। गौरांग जी, ये मेरी गलती है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। वह लोग साधारण नहीं हैं। निजी कक्ष नंबर 8 खुद हमारे मालिक द्वारा उनके लिए तैयार करवाया गया था। नौकर ने माफी मांगते हुए कहा, जाओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं मजाक बन जाऊं? गौरांग ने गुस्से में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। नौकर ने तुरंत कहा। गौरांग इस बात को और ज्यादा नहीं खींचना चाहता था, तो उसने कहा, अब जल्दी करो, दूसरा कक्ष दिखाओ। वो मन ही मन हैरान था। आखिर ऐसा कौन है जिसकी वजह से खुद शिवगिरी वासिका की मालकिन को उनके लिए निजी कक्ष तैयार करवाना पड़ गया? वैसे वासिका की मालकिन हवा महल से हैं। मैंने सुना है कि वो एक बेहद अद्वितीय सुंदरी है। जो भी हो, गौरांग को कमरे में कोई असाधारण चीज महसूस नहीं हुई, लेकिन आर्यन को साफ तौर पर वहां एक खतरनाक आभा का अनुभव हुआ था। मल्लिका, आप कहो तो मैं अभी जाकर उसे खत्म कर दूं। निजी कक्ष नंबर 8 के भीतर 5वीं कुर्सी पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पतला सा लाल खंजर था। खंजर पर गहरे हरे रंग की विशैली चमक थी। जैसे ही गौरांग ने कक्ष में कदम रखा था, खंजर उसकी गर्दन के पास पहुंच गया था। अगर वो जरा भी बढ़ता, उसी वक्त मारा जाता। लेकिन ये देखकर वो व्यक्ति भी हैरान था कि गौरांग आगे बढ़ने के बजाय खींचकर पीछे हो गया। वो सिर्फ शिवांश परिवार का एक मूर्ख लड़का है, उसे खत्म करने का कोई फायदा नहीं, नकाब में छिपी उस लड़की ने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन तभी उसने एक दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। केवल उसकी एक नज़र से ही वह व्यक्ति उसका इशारा समझ गया। ठीक है मल्लिका, मैं अभी जाकर उस दूसरे लड़के के बारे में पता करता हूँ, वो आदमी बोला और बिना किसी आहट के गायब हो गया, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। एक दूसरा व्यक्ति बोला, एक छठे स्तर का आत्मवीर और हमारी आभा को भांप गया। ये कुछ अजीब है, ऐसा लगता है कि उसकी पहचान साधारण नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अमर महल से हो? तीसरा व्यक्ति बोला, नहीं, अमर महल में इतनी कम उम्र का कोई योद्धा नहीं हो सकता। नकाब पहनी लड़की ने धीरे से कहा, नक्षत्र नगर हमारे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब तक लक्ष्य की पुष्टि ना हो, कोई कदम मत उठाओ। जी। बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। वासिका के निजी कक्ष नंबर 4 में ये कल की पुष्प की मदिरा है। गौरांग ने उत्साहित होकर कहा, मास्टर, यह एकदम शानदार चीज है, आपको इसे भी आजमाना चाहिए। ये सचमुच एक कमाल की मदिरा है। देखना, आप पूरी रात ऊर्जा से भरे रहेंगे। गौरांग का उत्साह चरम पर था। यह मदिरा उसकी पसंदीदा थी। हर बार खाने के बाद इसकी खुशबू पूरी रात बनी रहती थी। आर्यन ने गौरांग को देखते हुए माथे पर हाथ रख लिया। यह मोटा आदमी वाकई बेजोड़ है, उसने सोचा। वैसे मुझे 3 और चाहिए, गौरांग ने नौकर से कहा। नौकर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गौरांग साहब, इस मदिरा को ज्यादा पीना सही नहीं है, वरना यह। ओह, चुप रहो, मुझे ये घर के लिए चाहिए, गौरांग ने झुंझलाते हुए कहा। नौकर तुरंत पीछे हट गया और बोला, मैं अभी आपके लिए 3 मटके तैयार करवाता हूँ। गौरांग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाया, पता नहीं बाबा कितने दिन और टिक पाएंगे। अगर वो चले गए तो मेरी जिंदगी और कठिन हो जाएगी। घर जाकर यह मदिरा उन्हें पिलाऊंगा, ये कम से कम मेरी ओर से थोड़ी सी सेवा होगी। ये सुनकर आर्यन हंसते हंसते लगभग गिर पड़ा। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को ये मदिरा पिलाने का मतलब है कि तुम चाहते हो कि वो जल्दी मर जाए।
गौरांग का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, बाबा की जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो गई है। वो इतनी पीड़ा में है कि जीना ही नहीं चाहते। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। उसकी आवाज थम गई। कोई नहीं जानता था कि वह कितना दुखी था। कोई नहीं जानता था कि वह अपने बाबा का दर्द खुद पर लेने की कितनी कोशिश करता था। जब उसे पता चला कि तीसरे स्तर की अग्नि इमोर्टल रूट से उसके बाबा की जान बच सकती है तो वो तुरंत बिना सोचे समझे उसे लेने निकल गया था। लेकिन वो फिर भी देर कर चुका था। इमोर्टल रूट अब प्रभावी नहीं रही थी। यहाँ तक कि सप्तचक्र महाविद्यालय से लाई गई औषधियाँ भी बेअसर हो गईं। जहर उनकी हड्डियों तक समा चुका था और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आर्यन गौरांग की ओर देख रहा था। उसे अपने दादाजी की याद आ गई, जो कभी ऐसी ही स्थिति में थे। उसने बिना सोचे कहा, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? आर्यन ने वेदिका की ओर देखा। वेदिका ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक मैं उन्हें खुद ना देख लूं। गौरांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ही विचित्र जहर है। मुझे नहीं पता कि वो बूढ़ा हर्षवर्धन इसे कहाँ से लेकर आया। अगर बाबा सच में चले गए तो मैं हर्षवंश परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उसका गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब और कुछ मत कहो मास्टर। आज का दिन आपका स्वागत करने के लिए है। चलिए खूब खाए, अगर कुछ कम लगे तो और मंगा लीजिए। आर्यन ने गौरांग की इस बदलती हुई मुद्रा को देखा। उसे समझ आ गया कि गौरांग को उसकी जरूरत है। शायद ये 5वें वॉरगॉड को अपना साथी बनाने वाले मिशन का एक हिस्सा हो सकता था। आर्यन ने कहा, खाने के बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे। गौरांग ये सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने कहा, बाबा भी आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। उस वक्त जो चाहें मांग लेना, हमारे शिवांश परिवार में सब कुछ उपलब्ध है। क्या ये सच में शिवांश परिवार की संतान है? आर्यन और वेदिका ये सोचने पर मजबूर हो गए। तिम्रा ने भी खुद को रोकते हुए कहा, क्या मूर्ख व्यक्ति है। हर्षवंश महल में हर्षवर्धन खड़े होते हुए जोर से बोला, आखिरकार वक्त आ गया है। उसकी आंखों में क्रूरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। गौरांग अब हमारे हाथों से नहीं बचेगा। तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट अब भी उसी मोटे पर है। इस बार हमें इसे हर हाल में हासिल करना होगा और इसे तन्मे के लिए तैयार करना होगा। चंद्रधर चिंतित स्वर में बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि वह मोटा गौरांग सप्तचक्र महाविद्यालय में विशेष योग्यता से प्रवेश पा चुका है। अगर यह सच है तो क्या इससे हमारी योजना में बाधा नहीं आएगी? हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, हमफ, तुम ये सोचते हो कि उसने ये योग्यता अपने बल पर पाई है? मैंने इस पर पूरी जांच करवाई है। लगभग 30 धरती मणि खर्च करके उन्होंने ये योग्यता खरीदी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि उसे उसकी काबिलियत के भरोसे प्रवेश मिला है? उसकी आवाज में ठंडापन था। इसके अलावा गौरांग की योग्यता अब भी अनिश्चित है। अगर शिवांश परिवार का वो बूढ़ा मुखिया त्रिशनेश मारा गया तो गौरांग की योग्यता भी उनसे छीन ली जाएगी। तब वो सिर्फ एक मरा हुआ मोटा इंसान होगा। चंद्रधर ने एक सुझाव दिया, भाई साहब, क्या हमें इस काम के लिए कॉलेजवाला संघ के हत्यारों को बुलाना चाहिए? वो माहिर हैं और इस काम को सफाई से कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, उन पर भरोसा करना मूर्खता होगी। वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इस बार हम खुद ही इसे अंजाम देंगे। अगर हमें शिवांश परिवार को खुलकर चुनौती देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। हर्षवंश परिवार के योद्धा तैयार थे। वो अपने तेज घोड़ों पर सवार होकर तुरंत शिवगिरी वासिका की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर कॉलेजवाला संघ का लीडर भृगुपति अपनी बैठक में खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। आखिरकार मौका मिल ही गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट अब भी हमारी पहुंच में है। हमें हर्षवंश परिवार के कदमों को ध्यान से देखना होगा। हम पहले हर्षवंश परिवार को हमला करने देंगे। जब वे कमजोर हो जाएंगे तब हम उन्हें लूट लेंगे। तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट की कीमत काले बाजार में 3000 धरती मणि की थी। हर्षवंश और शिवांश परिवार जैसे बड़े परिवार भी इतनी कीमत सैकड़ों सालों में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। कॉलेजवाला संघ के अनुयायी हंसने लगे। तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट की कीमत 3000 धरती मणि है और उस मोटे के पास तो अग्नि इमोर्टल रूट है। अगर यह हमारे हाथ में आ गई तो हम अगले 10 जीवन तक आराम से रह सकते हैं। लगभग 10 मिनट बाद शिवगिरी वासिका का वातावरण गंभीर था। चांदनी रात में हवाओं का सन्नाटा और घोड़ों की टापों की आवाज माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रही थी। हर्षवंश परिवार के योद्धा शिवगिरी वासिका पर सबसे पहले पहुंचे। हर्षवर्धन ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, याद रखो, हमें काम खत्म करना है और किसी को कोई सुराग नहीं छोड़ना है। इस बीच वासिका के अंदर निजी कक्ष नंबर 8 में एक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। मल्लिका, हर्षवंश परिवार के लोग यहाँ हैं। उनकी आभा से हिंसा और हत्या की गंध आ रही है। उसकी दृष्टि और चेतना इतनी प्रखर थी कि वो वासिका के बाहर खड़े लोगों की आभा को पहचान सकता था। नकाब पहने लड़की ने निर्विकार भाव से कहा, क्या हर्षवंश परिवार?
उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, शायद वो उस मोटे के लिए आए हैं। नकाबपोश लड़की के दिमाग में तुरंत एक छवि उभरी, आर्यन का चेहरा। आर्यन ने उसे एक बहुत अलग और असाधारण एहसास दिया था। इसी बीच बूढ़े आदमी ने फिर कहा, कॉलेज वाला संघ के लोग भी यहाँ हैं। लगता है उस मोटे आदमी के पास कोई कीमती चीज है। नकाबपोश लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर देखते हैं कि ये तमाशा कितना रोचक बनता है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, उन्हें खबर कर दो, तब और मजा आएगा। नकाबपोश लड़की के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो देखना चाहती थी कि आखिर उस साधारण से छठे स्तर के आत्मवीर में ऐसी क्या खास बात है, उसे खुद भी नहीं पता क्यों, लेकिन वो चाहती थी कि तमाशा जल्दी शुरू हो। दूसरी ओर वासिका के बाहर मुखिया, वो वासिका के निजी कक्ष नंबर 4 में हैं। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए होंठों को टेढ़ा किया और व्यंग्य से कहा, लड़के देखते हैं अब तुम कहाँ भागते हो। नीचे का इलाका चारों तरफ से घेर लो, बाकी सब मेरे साथ चलो। वहीं एक अंधेरे कोने में संघ लीडर हर्षवंश परिवार के सभी लोग ऊपर चले गए हैं। बहुत अच्छे, निजी कक्ष नंबर 4 में सिर्फ एक खिड़की है, वो केवल नीचे कूद सकते हैं। बाकी की चिंता मत करो, उस मोटे आदमी को पकड़ लो और उस लड़के को तो सीधे मार दो। जी संघ लीडर। दोनों गुट पूरी तैयारी में थे। उन्होंने शिवगिरी वासिका को इस तरह घेर लिया था जैसे कोई मकड़ी का जाल हो जिसमें आर्यन और उसके साथी फंसे हुए थे। दूसरी ओर निजी कक्ष नंबर 4 में अचानक आर्यन को अपने दिमाग में किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो अच्छी तरह समझ गया कि यह किसकी आवाज़ थी। तभी आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। गौरांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, अब क्या करें? वो जरूर मुझसे तीसरे स्तरीय इमोर्टल रूट लेने आए हैं। वेदिका ने आर्यन की ओर देखा। तिम्रा ने भी उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखा। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। शिवगिरी वासिका निजी कक्ष नंबर 4। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल दरवाजा टूटकर गिर गया। बाहर से आते तेज कदमों की आवाज के साथ 5 योद्धा अंदर घुसे। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। ये हर्षवंश परिवार के योद्धा थे जो अपनी कुख्यात क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की एक तेज आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक पंच हत्या मिशन मिला है। मिशन पंच हत्या, स्तर ए, समय सीमा 4 सेकंड। विवरण: 4 सेकंड के बाद असफलता पर 1 मिलियन XP पॉइंट्स की कटौती होगी। इनाम: पंच हत्या पूरी करने पर 3 गुना XP पॉइंट्स और एक इमोर्टल लॉटरी ड्रॉ मिलेगा। संकेत: 3 मौके उपलब्ध हैं। 3 पंच हत्या पूरी करने पर एक विशेष इनाम मिलेगा। यह आवाज़ सुनकर आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने गुस्से में बुदबुदाया, 4 सेकंड। ये सिस्टम मजाक कर रहा है, लेकिन 3 गुना XP पॉइंट्स को ठुकराना भी बेवकूफ़ी होगी। क्या तुम इस मिशन को स्वीकार करते हो? आर्यन अभी पूर्वज रुद्रदेव की शक्तियों का भी उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी भी ड्रैगन स्लेयर के साथ व्यस्त थे। ना ही वो दानुज राक्षस की शक्ति का सहारा ले सकता था, क्योंकि ये नक्षत्र नगर था। राक्षस को बुलाने से पूरा नगर हिल सकता था। इससे सप्तचक्र महाविद्यालय और अमर महल के योद्धा तुरंत उसे घेर लेते और मार डालते। इसलिए उसे अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहना था। क्या अब हर्षवंश परिवार की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो सीधे मुझ पर हमला करें? गौरांग ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसके शरीर से तीव्र रक्षक शक्ति बाहर निकलने लगी। हालांकि परिवार के बुजुर्गों ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वो जल्दबाजी ना करे, पर अब उसका धैर्य टूट चुका था। तिम्रा ने आर्यन की ओर देखा।
उसकी दोनों भुजाएं हरकत में आ चुकी थीं और उसकी उग्र शक्तियां प्रबल हो रही थी। वो केवल आर्यन के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। वेदिका ने भी अपनी उंगलियों में जहरीली गोलियां थाम ली। हर्षवंश परिवार के योद्धाओं में से एक, जो सबसे आगे था, चिल्लाया, वो रहे। उन्हें मार डालो, तुमने हमारे महल के प्रबंधक को मार डाला। लड़के, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम जानते भी हो हम कौन हैं। दूसरों के मामलों में दखल देकर अपनी मौत को बुला रहे हो। हाथों में तलवारें और खंजर लिए योद्धा आर्यन की ओर दौड़ पड़े। आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया, 1, 2, 3, 4, पूरे 5 लोग, चलो देखते हैं। फिर उसने अपने मन में कहा, मिशन स्वीकार करो। ड्रैगन स्लेयर अभी संयोजन में था। अमृति स्वॉर्ड अब भी हातिम के पास थी। आर्यन के पास उसकी स्पेस रिंग में सिर्फ एक ही हथियार बचा था, थंडर ड्रैगन रॉड। आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से रॉड बाहर निकाली। जैसे ही यह प्रकट हुई, कमरे में बिजली की तेज आवाज गूंज उठी। रॉड से नीली चमकीली बिजली की धाराएं निकल रही थीं, मानो उसे घेरकर सुरक्षा कवच बना रही हों। काफी दिन हो गए इसे इस्तेमाल किए हुए, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने अनंत स्वॉर्ड मार्ग को सक्रिय किया। बिजली और स्वॉर्ड इंटेंट के मेल से पूरे कमरे में एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हर्षवंश योद्धाओं की आंखों में एक पल के लिए डर झलकने लगा, मगर उनका गुस्सा इसे दबा गया। मार डालो, पहला योद्धा चीखते हुए आर्यन की ओर बढ़ा। उसकी तलवार हवा में चमकी और सीधे आर्यन की गर्दन की ओर लपकी। लेकिन उसी समय आर्यन ने थंडर ड्रैगन रॉड को घुमाया और बिजली की एक तेज धारा रॉड से निकलकर योद्धा के सीने से जा टकराई। कड़कड़ की आवाज के साथ उसका सीना फट गया। खून की धार फूट पड़ी और वह चीखते हुए नीचे गिर गया। पहली हत्या। आर्यन के पास अब केवल 3 सेकंड का समय बचा था। हर्षवंश परिवार के योद्धाओं की 2 तलवारें आर्यन की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। आर्यन ने ना तो बचाव का कोई प्रयास किया और ना ही पीछे हटने की सोची। वो सीधे आगे बढ़ा। शशः एक तलवार आर्यन के सीने पर खरोंच छोड़ गई, जिससे खून बहने लगा। लेकिन आर्यन ने ना कोई दर्द महसूस किया और ना ही एक पल को रुका। थंडर ड्रैगन रॉड उसके हाथ में एक बिजली की चमक के साथ हिली और दूसरे योद्धा के शरीर के आर पार हो गई। दूसरी हत्या। आर्यन ने खून बहने की परवाह किए बिना अपने हमले को तेज कर दिया। उसने उस शख्स के सामने जाकर कहा, जिसने उसके सीने पर खरोंच छोड़ी थी, मुझे मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है। थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड इंटेंट। आर्यन ने सीधे उस व्यक्ति के चेहरे में रोड घुसा दी। उसी वक्त बिजली के 9 ड्रैगन उसके शरीर में प्रवेश कर गए, जिनके एक झटके से उस व्यक्ति का शरीर किसी भुने तंदूर जैसा हो गया और वो राख में मिल गया। तीसरी हत्या। 3 सेकंड, 3 हत्याएं। पर अब बाकी बचे 2 योद्धा इस दृश्य को देखकर इतना घबरा चुके थे कि वो हमला करना छोड़कर भागने लगे। समय सीमा समाप्त हो रही थी। 4 सेकंड पूरे होने से पहले मिशन असफल हो सकता था। यदि मिशन फेल होता तो उसके 1 मिलियन एक्सपी पॉइंट्स कट जाते। आर्यन बुदबुदाया, मेरा लेवल गिर जाएगा। साला ये सजा है या मजाक? गौरांग ने आर्यन की आवाज सुनते ही जवाब दिया, जी मास्टर, समझ गया। उसने अपने 250 किलो वजन से जमीन को हिला दिया और वो तुरंत दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया ताकि कोई बाहर ना निकल सके। अब हर्षवंश परिवार के बचे हुए योद्धा मदद के लिए चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, आर्यन उनकी ओर बढ़ गया। उसने गरजते हुए कहा, तुमने कहा था कि मेरी मौत तय है। अब देखो किसकी मौत तय है। थंडर ड्रैगन रॉड से 2 बिजली के झटके निकले और पल भर में उन दोनों योद्धाओं को राख में मिला दिया। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, सीधे मौत का दर्शन। चौथी हत्या। 5वीं हत्या। बधाई हो आर्यन, 5 हत्या। मिशन पूरा करने के लिए 50,000 एक्सपी पॉइंट्स और एक इम्मोर्टल लॉटरी ड्रॉ मिला है। क्या तुम इम्मोर्टल लॉटरी ड्रॉ सक्रिय करना चाहते हो? आर्यन ने गुस्से में कहा, यार ये सब पागलपन है। चलो कोई ना, देखते हैं मेरी किस्मत कितनी खराब है। सक्रिय करो। आर्यन के मन में अचानक एक विशाल चक्र प्रकट हुआ जो तेजी से घूमने लगा। कुछ ही पलों बाद, बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक दानवी तलवार मिली है। आर्यन स्तब्ध रह गया, मानो किसी ने बिजली गिरा दी हो। वस्तु, दानवी तलवार। श्रेणी, इम्मोर्टल लेवल 1। विवरण, रक्तशोषक क्षमता प्रदान करती है। आर्यन कुछ भी कहने में असमर्थ था। उसके चेहरे पर निराशा और अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। वेदिका ने आर्यन की स्तब्ध अवस्था देखी और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तिम्रा ने भी घबरा कर पूछा, क्या तुम्हारे सीने का घाव बहुत गहरा है? गौरांग ने सहायक स्वर में कहा, मास्टर आप हमें ऐसे डराओ मत। आर्यन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर तीनों हक्के बक्के रह गए। पेट में दर्द कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हारे पेट को क्या हो गया? आर्यन कुछ समझाने की स्थिति में नहीं था और ना ही समझाना चाहता था, क्योंकि वो मन ही मन सिस्टम को बुरी तरह कोस रहा था। सिस्टम, क्या तुम और ज्यादा बेईमान नहीं हो सकते? इतनी मुश्किल से इम्मोर्टल लॉटरी ड्रॉ मिला और तुम मुझे दानवी तलवार देते हो।
अगर हिम्मत है तो अनंत तलवार दे दो, अगर हिम्मत है तो रक्तपान तलवार दे दो, दानवी तलवार तुम्हारी बहन। तारांकन। आर्यन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। यह उसके लिए बेहद असहनीय था। उसे सबसे निचले स्तर का सामान मिला था। उसकी किस्मत कितनी खराब हो सकती थी। हालांकि यह भी सबसे बुरा नहीं था। अगर उसे शिकारी तलवार मिलती तो वो शायद जीने की उम्मीद ही छोड़ देता। आर्यन ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, जो है सो है। दूसरी ओर हर्षवर्धन ने सोचा था कि वो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो पीछे रुक गया था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके 5 योद्धा आर्यन के हाथों मारे जाएंगे। फिर भी अब युद्ध का बिगुल बज चुका था तो रुकने का कोई फायदा नहीं था। सभी हमला करो। वासिका में तेज कदमों की आवाजें गूंजने लगी जैसे ही वो तीसरी मंजिल की ओर दौड़ते हुए बढ़ रहे थे। खाना खाने आए लोग डर के मारे भागने लगे और किसी को भी एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। केवल निजी कक्ष नंबर 8 का दरवाजा बंद था और वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दिलचस्प, क्या स्वॉर्ड इंटेंट हैं? सच में मैंने कभी ऐसा स्वॉर्ड इंटेंट नहीं देखा। लगता है कि यह लड़का हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तीनों मध्य आयु के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। नकाबपोश लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ये दिलचस्प है। शायद हम जिस मकसद से नक्षत्र नगर में आए थे उसका उद्देश्य अब जल्दी ही पूरा होगा। बूढ़े आदमी का चेहरा गहरा हो गया। मल्लिका, आप कहना चाहती हैं कि वो एक डीमन स्लेयर है? उसकी आवाज कांप रही थी। डीमन स्लेयर, यह शब्द उसकी आत्मा पर भारी पड़ा था। नकाबपोश लड़की की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने ठंडे स्वर में कहा, कोई भी डीमन स्लेयर बन सकता है। वो लड़का खास है, शायद वही डीमन स्लेयर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा। नकाबपोश लड़की बोली, चिंता मत करो, देखते हैं क्या वो अपना अभिनय पूरा करता है। अगर वो मरा तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं मरा। उसकी आंखों में एक कटीली नजर चमकी और उसकी आवाज में ठंडी हत्या की भावना घुल गई। सभी तुरंत सिर झुकाकर बोले, समझ गए। एक दूसरी जगह एक लड़की, बल्कि एक परिपक्व लड़की ज्यादा उपयुक्त रहेगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में चिंता और डर भी था। ये कोई और नहीं बल्कि शिवगिरी वासिका की मालकिन थी। वो हवा महल की बड़ी बेटी थी और दक्षिणी तरंग महाद्वीप में फायर ग्लास शहर की आर्यध्वज हॉल संस्था की मालकिन मेघना थी। जब आर्यन ने वासिका में कदम रखा था उसी समय वो उसकी आभा को पहचान गई थी। 4 साल बाद उसने फिर से आर्यन को देखा था, मगर वो उसके सामने नहीं आई थी। लेकिन वो एहसास शब्दों से वर्णन करने योग्य नहीं था। वो खुश थी क्योंकि आर्यन के पास वह ताकत थी कि वो अमृतद्वीप तक आ चुका था। लेकिन जब उसने हर्षवंश परिवार और कालेजवाला संघ के लोगों को उसे मारने जाते हुए देखा तो वो आर्यन के लिए चिंतित हो गई थी। उसी समय एक नौकरानी धीरे से बोली, मालकिन, क्या हमें किसी को भेजकर उन्हें रोकना चाहिए? वो हर्षवंश परिवार के लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी वासिका में हंगामा करने की? वे शायद हवा महल की ताकत को भूल गए हैं। मेघना का मन तेजी से दौड़ते हुए सोचने लगा और कुछ सोचते हुए कहा, तुरंत शिवांश परिवार को खबर भेजो। अगर हो सके तो उनके बूढ़े मुखिया कृष्णेश को खबर दो। कहो कि उनका प्रिय पोता खतरे में है। अगर उन्होंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो वो हर्षवंश परिवार के हाथों मारा जाएगा। नौकरानी चौंकते हुए बोली, लेकिन मालकिन, आप शिवांश परिवार को क्यों सूचित कर रही हैं? जो कह रही हूँ वही करो, समझी? मेघना की आवाज अचानक सख्त हो गई। हर्षवंश परिवार के लोग बहुत थे और कालेजवाला संघ भी उनका साथ दे रहा था। केवल आर्यन और उसके साथी उनके खिलाफ नहीं टिक सकते थे। उन्हें शिवांश परिवार की सेना की जरूरत थी ताकि वो दबाव डाल सकें। इसके अलावा कृष्णेश अपने पोते गौरांग से बहुत प्यार करता था। वो जरूर अपनी सेना लेकर आएगा। नौकरानी तुरंत सिर झुकाकर बोली, जी, लेकिन वो हैरान थी। मालकिन, अचानक ऐसी क्यों हो गई? मैंने कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा। रुको। मेघना को लगा कि अभी भी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उसने सख्त स्वर में कहा, जाओ और चाचा इंद्रेश और चाचा स्नेंदु को सूचित करो। एक को शिवांश परिवार के पास भेजो और दूसरे को चुपचाप उन चारों की रक्षा करने के लिए कहो। क्या? नौकरानी एकदम हैरान रह गई और अपने मन में सोचने लगी, इंद्रेश चाचा और स्नेंदु चाचा साधारण योद्धा नहीं है। उन्हें किसी की रक्षा के लिए बुलाना, ये तो अद्भुत है। लेकिन मेघना का चेहरा कठोर था। उसने गहरी आवाज में कहा, जो मैं कह रही हूँ वही करो। समय बर्बाद मत करो। अगर इंद्रेश चाचा और स्नेंदु चाचा कुछ पूछें तो बस कह देना कि यह मेरा आदेश है। नौकरानी ने तुरंत सिर झुकाया और तेजी से चली गई। मेघना की आंखों से आंसू थम चुके थे। अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह धीरे से बुदबुदाई, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी आर्यन। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी।
4 साल पहले की मेघना अब बहुत बदल चुकी थी। वो अब शिवगिरी वासिका की मालकिन थी, और ये केवल एक वासिका नहीं थी, पूरे अमृतद्वीप में ऐसी हजारों थी। ये दक्षिणी तरंग महाद्वीप में उनके आर्यध्वज हॉल संस्था से कई गुना बड़ा व्यापार था। बधाई हो आर्यन, पंच हत्या मिशन पूरा करने के लिए 50,000 एक्सपी पॉइंट्स और एक इमोर्टल लॉटरी ड्रॉ मिला है। क्या तुम इमोर्टल लॉटरी ड्रॉ सक्रिय करना चाहते हो? सक्रिय करो। आर्यन ने मन ही मन गर्जना की, इस बार जरूर कुछ अच्छा मिलेगा, मैं मान ही नहीं सकता, मेरी किस्मत इतनी बुरी है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक दानवी तलवार मिली है। ये सुनकर आर्यन लगभग बौखला गया। तुम्हारी तो ये क्या मजाक है? दानवी तलवार? क्या मुझे इन तलवारों का आचार बनाना है? आर्यन के चेहरे पर एक मिश्रण था, गुस्से, निराशा और हताशा। उसने सोचा कि इतने बड़े मिशन के बाद उसे कोई अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन बदले में मिली एक बेकार सी तलवार। सिस्टम, आखिर तुम मुझे कितना बेवकूफ बनाओगे? आर्यन की निराशा अब चरम पर थी। मैंने 2 बार इस पंच हत्या के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और इनाम में बस एक दानवी तलवार। ये तो नक्षत्र नगर के बाजार में मिलने वाली सस्ती चीजों जैसी है। वेदिका, तिम्रा और गौरांग तीनों चौंक गए। आर्यन, क्या हुआ? मास्टर, आप रो क्यों रहे हैं? यंग मास्टर, कुछ तो बोलो। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस पेट में दर्द हो रहा है। वो और कुछ नहीं कह सका। उसकी निराशा साफ थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर मार दिया हो। आर्यन के लिए ये मिशन उसके गले की हड्डी बन गई थी, जिसे वो ना निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। अगर वो मिशन पूरा नहीं करता तो उसके 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स काट लिए जाते। हालांकि अब उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई एक अच्छी चीज तो लेकर ही रहेगा। वैसे भी यहाँ लोगों को मारने के लिए कमी नहीं थी। हर्षवंश परिवार के योद्धा लगातार उसे मारने आ रहे थे और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, आर्यन ने कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा। हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था। एक साधारण सा 6ठे स्तर का आत्मवीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सामान्यतः हर्षवर्धन ने जिन 7वें स्तर के योद्धाओं को आर्यन को मारने भेजा, वो आसानी से उसे कुचल सकते थे। लेकिन आर्यन ने न केवल पहले 7वें स्तर के 5 योद्धाओं को मार गिराया, बल्कि उसके बाद 8वें स्तर के 5 योद्धाओं को और मार दिया, और उसे बस कुछ मामूली सी चोटें आई थीं। आखिर ऐसा कैसे संभव था? हर्षवर्धन ने तुरंत आदेश दिया, पीछे हटो, हमारी संख्या ज्यादा है तो हम उसे बाहर मारेंगे। आदेश सुनते ही हर्षवंश परिवार के योद्धा तुरंत पीछे हट गए और आर्यन को बाहर आने का मौका दिया। क्योंकि वासिका से बाहर भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो आर्यन कहीं और से नहीं भाग सकता था। हालांकि आर्यन भागने वालों में से नहीं था और मिशन के चलते तो वो वैसे भी नहीं भागने वाला था। जैसे ही आर्यन बाहर निकला, उसे चारों ओर से हर्षवंश परिवार के दर्जनों योद्धाओं ने घेर लिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तुरंत घुटनों के बल झुक जाओ और अपनी मौत स्वीकार कर लो, वरना। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। वरना क्या? आर्यन भीतर ही भीतर बेहद आहत था। दानवी तलवार के मिलने के कारण उसके अंदर गुस्से की आग भरी हुई थी और इस गुस्से को निकालने का बस एक ही तरीका था, खूनी विनाश। इस समय आर्यन की एकमात्र इच्छा थी 5 हत्याओं का मिशन पूरा करना। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। हालांकि ये भी सच्चाई थी कि आर्यन और उसके 3 साथियों का हर्षवंश परिवार के इतने अनुभवी योद्धाओं का सामना करना आसान नहीं था। गौरांग ने हर्षवर्धन की ओर देखते हुए कहा, हर्षवर्धन, क्या तुम मेरे शिवांश परिवार के साथ युद्ध छेड़ना चाहते हो? हर्षवर्धन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मोटे सुअर, अब जाकर समझ आया। चुपचाप मुझे वो अग्नि इमोर्टल रूट दे दो और मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श दूंगा। हर्षवर्धन के शब्दों में जुनून और क्रूरता साफ झलक रही थी। उसे हर हाल में वह 3रे स्तर की अग्नि इमोर्टल रूट चाहिए थी। यही वो चाबी थी जिसकी मदद से वो अपने हर्षवंश परिवार की किस्मत बदल सकता था और अपने तन्मे को डीमन स्लेयर बना सकता था। लेकिन इस बार अगर वो असफल होता तो यह उनके परिवार का अंत होता। बड़े बड़े रॉयल परिवार उन्हें पूरी तरह से दबा देते और कच्चा खा जाते। तो परिवार के खातिर उसे किसी भी हाल में सफल होना था। गौरांग ने अपनी स्पेस रिंग से इमोर्टल रूट निकालते हुए कहा, यही वो इमोर्टल रूट है ना जिसे पाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम मुझे पिताजी कहकर बुलाओगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, गौरांग ने हंसते हुए कहा। हर्षवर्धन और उसके योद्धा इमोर्टल रूट को देखकर लालच से पागल हो रहे थे। ये 3रे स्तर की अग्नि इमोर्टल रूट किसी स्वर्गीय खजाने से कम नहीं थी। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुमने इसे कहीं छिपा रखा होगा। चलो बढ़िया है, अब मैं तुम्हें यहीं मारकर इसे ले लूंगा। योद्धाओं, इसे खत्म कर दो। जैसे ही वो चिल्लाया, उसके सभी योद्धा तुरंत गौरांग की ओर बढ़ने लगे। लेकिन गौरांग कहाँ किसी से कम था। ओ, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है। उसने इमोर्टल रूट को फिर से अपनी स्पेस रिंग में डाल दिया और उसके ऊपर एक खून की बूंद टपका दी। अब ये स्पेस रिंग मेरी जीवन शक्ति से बंधी हुई है।
जब तक मैं जीवित हूँ ये सही सलामत है, लेकिन अगर एक बार मैं मरा तो ये स्पेस रिंग नष्ट हो जाएगी और साथ ही इमोर्टल रूट भी। तो चलो और मारो मुझे। गौरांग को अब परवाह नहीं थी कि इमोर्टल रूट बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी इस इमोर्टल से उसके दादाजी की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। एक तरह से यह उसके लिए अब बेकार थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर गुस्से और हताशा का मिश्रण था। मृत्यु मोहर, मोटे सुअर, तूने। गौरांग ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्या हुआ, आओ ना मुझे मारो। हर्षवर्धन ने गंभीरता से पूछा, गौरांग तुम्हें क्या चाहिए। गौरांग ने भी गंभीरता से जवाब दिया, मेरी शर्त बहुत आसान है, मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। जैसे ही वो सुरक्षित निकल जाते हैं मैं यह इमोर्टल रूट तुम्हें दे दूंगा। गौरांग जानता था कि आज वो यहाँ से नहीं बच सकता, और वो ये भी जानता था कि हर्षवंश परिवार इमोर्टल रूट को हासिल किए बिना उसे नहीं छोड़ेगा, चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए वो आर्यन और बाकी लोगों को अपने साथ नहीं फंसा सकता था। तिम्रा ने गुस्से में कहा, गौरांग क्या तुम वो योद्धा नहीं हो जिसे सप्तचर्क महाविद्यालय ने विशेष रूप से स्वीकार किया था? कौन है जो तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा? हर्षवर्धन ने तिम्रा की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, विशेष रूप से स्वीकार किया? इस मोटे सुआ को? हाँ, इसके दादा ने 30 धरती मणि के बदले इसकी योग्यता खरीदी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह कुछ कर सकता है? अगर यह वापस अपनी माँ के गर्भ में जाकर 10,000 साल और साधना भी कर ले तब भी यह काबिल नहीं होगा। हाँ, हर्षवर्धन ने गुस्से से कहा, और हाँ मुझे तो लगता है कि तेरा वो विशेष प्रवेश भी तेरा नहीं रहेगा जब तेरा बुढ़ा दादा मर जाएगा। मोटे सुअर, अब जो तूने कहा है वही करना, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी नजरें जल उठी और उसने आदेश दिया, इन तीनों को जाने दो। वो मजबूर था, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभी के लिए गौरांग की शर्त मानना ही उसे सही लगा। वो आर्यन से बाद में भी निपट सकता था। गौरांग आर्यन की तरफ मुड़ा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, मास्टर माफ करना कि मैंने आपको निराश किया। जैसा उसने कहा, मेरा विशेष प्रवेश भी मेरे दादा ने पैसे देकर खरीदा था। अगर मेरे दादा की मौत हो गई तो शायद मेरा ये अधिकार भी शिवांश परिवार के बुजुर्ग छीन लेंगे। हाँ, गौरांग हंसने लगा, लेकिन उसकी ये हंसी तकलीफ भरी हंसी थी। फिर वो खुद को कोसते हुए चिल्लाया, क्यों मेरी शक्तियाँ इतनी बेकार निकली? क्यों उस शक्ति ने मुझे चुना? क्यों? अगर वो एक युद्ध शक्ति होता तो मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। उसकी आत्मा कराह रही थी। जब शिवांश परिवार ने स्वर्ग की पूजा की थी तो गौरांग अचानक एक रोशनी से घिर गया। उसे कोई मौका दिए बिना एक अजीब शक्ति आई और उसके शरीर में विलीन हो गई। तभी से उसका वजन बढ़ना शुरू हुआ। उसकी शक्तियां बढ़नी रुक गई और फिर उसने हार मानकर नक्षत्र नगर में एक भोगी जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके दादा ने उसे हमेशा बचाया, लेकिन अब उसे खुद से नफरत हो रही थी। अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो हर्षवंश परिवार क्या चीज़ है? यह उसकी आत्मा की सबसे गहरी पीड़ा थी। लेकिन गौरांग को यह नहीं पता था कि उसके पास कोई आम शक्ति नहीं है। वो सबसे अलग है। उसे स्वर्ग से एक खास अभेद्य शक्ति का आशीर्वाद मिला था। उसका शरीर ही उसका रक्षक है। आर्यन ने गौरांग की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस दिन तुमने मुझे भाई कहा उसी दिन से तुम मेरे भाई हो, और मैं अपने भाई को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर्षवंश परिवार है ना? आर्यन आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी तलवार हर्षवर्धन की ओर इंगित करते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। गौरांग स्तब्ध रह गया। भाई, आर्यन मुस्कुराया, क्या तुम सोचते हो कि तुम बेकार हो? तुम गलत हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है, क्योंकि तुम अजय हो। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। गौरांग को खुद अपनी शक्ति का एहसास करना होगा। इस बीच वेदिका और तिम्रा ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और वो आर्यन के साथ एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। गौरांग ने मुट्ठी भींच ली और उनकी पंक्ति में शामिल हो गया। अब वो चारों एक साथ खड़े थे। हर्षवर्धन की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, आजकल लोग खुद को अजय समझने लगे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तीरंदाजों, तैयार हो जाओ। स्वप्रशिक्षित तीरंदाजों ने अपने बाण आर्यन और उसके साथियों पर तान दिए। वो सभी 5वें स्तर के आत्मवीर योद्धा थे और उनके पास हर्षवंश परिवार द्वारा तैयार किए गए डाकपंख बाण थे। ये बाण साधारण नहीं थे, इनमें डाक ऊर्जा समाहित थी जो अपने लक्ष्य को भेदते ही उसे चूर चूर कर सकती थी। हर्षवर्धन ने गर्व से हंसते हुए कहा, अहंकार, या फिर यह मृत्यु को आमंत्रण है। आर्यन, गौरांग, वेदिका और तिम्रा को चारों तरफ से घेर लिया गया था। 100 तीरंदाजों के समक्ष उनकी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। हर्षवर्धन ने गौरांग की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन ने तुरंत अपनी सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया और जैसे ही उसकी सभी शक्तियां 16 गुना बढ़ी, आर्यन ने तेजी से अपना पैर पटका, चांदनी कदम और दाहिने हाथ में दानवी तलवार लेकर सीधे हर्षवर्धन की गर्दन की ओर लपका। तेरी जुबान बहुत चल रही है, इसे काटने का वक्त आ गया है। हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से से तमतमाया, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो।
उसने भी अपना हवा में हाथ लहराया और तुरंत उसके हाथों में 2 खंजर चमक उठे। आर्यन ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, हर्षवर्धन ने तेजी से पलटवार किया और जैसे ही दोनों के हथियार आपस में टकराए, एक तेज धमाके के साथ चिंगारियां उड़ गईं। आर्यन को हवा में उछलना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर उतरता, हर्षवर्धन का मुक्का उसके सीने पर जोर से पड़ा। आर्यन का सीना अंदर की ओर धंस गया, उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वो पीछे हटते हुए लड़खड़ाया। हर्षवर्धन एक 8वें स्तर का उद्यमवीर था और आर्यन सिर्फ 6ठे स्तर का आत्मवीर। उनके बीच शक्तियों का यह अंतर बहुत बड़ा था। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे तुच्छ लोग दूसरों के मामले में दखल देने की सोच भी कैसे सकते हो? ये तुम्हारी मूर्खता है। आर्यन की सांस भारी हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्वाला जल रही थी। हर्षवर्धन ने ठंडी आवाज में अपने योद्धाओं को आदेश दिया, सभी को पकड़ लो और जो भी विरोध करे उसे मार डालो। उस मोटे को छोड़कर तुरंत 10 से अधिक 6ठे स्तर के आत्मवीर योद्धा अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़े। वेदिका के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आए और उसने कहा, तिम्रा, आर्यन की रक्षा करो। उसने लगभग आधी मुट्ठी विषैली गोलियां निकाली, पर इससे पहले कि वो उनका उपयोग कर पाती, आर्यन ने फिर से छलांग लगाई और गरजते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन खुद को शक्तिशाली समझता है। आर्यन ने दानवी तलवार को घुमाया और एक ही वार में एक योद्धा की गर्दन काट दी। पहली हत्या, दानवी तलवार की चमक एक और योद्धा के सिर के पीछे चमकी। दूसरी हत्या, आर्यन के सिर पर पागलपन का भूत सवार हो गया था। उसे मिशन पूरा करने के साथ अपने साथियों की जान भी बचानी थी। हर वार के साथ वो और अधिक मजबूत हो रहा था, क्योंकि उसे लगातार एक्सपी पॉइंट्स मिल रहे थे। हर्षवर्धन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जैसे ही उसने फिर से आर्यन पर हमला करना चाहा, बूम, आकाश से एक आकृति प्रकट हुई। उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उसने हर्षवर्धन को हवा में उछाल दिया। हर्षवर्धन ने खून उगलते हुए कहा, कौन है जो हर्षवंश परिवार के मामलों में टांग अड़ा रहा है? क्या तुम्हें जीने की चाह नहीं है? आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति किसी बड़े संग्राम की गवाह बनने वाली हो। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, करीब 60 साल का, हाथ में एक लकड़ी की चिलम लिए धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखों से रहस्यमय धुआं निकल रहा था और उसकी उपस्थिति ने वातावरण में डर और शक्ति का अनोखा संतुलन पैदा कर दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेघना का चाचा स्नेंदु था, जिसे उसने आर्यन की रक्षा के लिए भेजा था। स्नेंदु ने हर्षवर्धन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम इन तक पहुंच भी नहीं सकते। उसकी आवाज मानो वज्रपात की तरह गूंज उठी। हर्षवर्धन के चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। उसने स्नेंदु की ओर देखा और उसकी शक्तियों को महसूस किया। ये व्यक्ति एक शून्यवीर था जो एक पूरी सेना को धूल में मिला सकता था। हर्षवर्धन ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, यह हर्षवंश परिवार का मामला है, इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ वरना। स्नेंदु ने अपनी आंखें सनकरी करते हुए कहा, वरना क्या? हर्षवर्धन ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, वरना तुम्हें भी मिटा दूंगा। इस बीच आर्यन एक पल के लिए भी नहीं रुका था। वो लगातार योद्धाओं को मार रहा था और उसकी तलवार बिजली की गति से दुश्मनों को काटती चली गई। चौथी हत्या, बधाई हो आर्यन, 3 बार पंच हत्या। मिशन पूरा करने के लिए 3 मिलियन एक्सपी पॉइंट्स और एक इमोर्टल लॉटरी ड्रॉ मिला है। क्या तुम इमोर्टल लॉटरी ड्रॉ सक्रिय करना चाहते हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सक्रिय करो। जैसे ही चक्र घूमा, आर्यन मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि इस बार उसे कोई अच्छी चीज मिल जाए। उसने लगभग हर देवता को याद कर लिया था। बधाई हो आर्यन, तुम्हें अनंत तलवार प्राप्त हुई है। हथियार, अनंत तलवार। स्तर, नुकसान 6500 HP। विवरण, अनंत तलवार की समय सीमा 10 सेकंड है। जैसे ही वक्त खत्म होगा, तलवार गायब हो जाएगी। आर्यन के चेहरे पर पहले खुशी और फिर असमंजस छा गया। सिर्फ 10 सेकंड, यह कोई मजाक है क्या? पर नुकसान 6500 HP है। अगर मैंने इसे सही समय पर उपयोग किया तो मैं एक ही बार में उसे मार सकता हूँ। लेकिन आर्यन मन ही मन सिस्टम को कोस रहा था। वो अगर किसी तरह सिस्टम को मार सकता तो वो उसके पिछवाड़े पर 2-3 लात रख चुका होता। हालांकि यह सिर्फ उसके दिल की तमन्ना थी जो शायद ही कभी पूरी हो पाएगी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्नेंदु के सामने आकर खड़ा हो गया। मदद करने के लिए ध्यानवद वरिष्ठ, इस छछूंदर को मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद आर्यन ने हर्षवर्धन की ओर देखा और कहा, बूढ़े छछूंदर, क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? ये सुनते ही सभी उसे अजीब तरह से घूरने लगे, यहाँ तक कि स्नेंदु को भी एक झटका लगा और उसके मन में जो पहला ख्याल आया वो ये था, क्या इस लड़के को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है? तिम्रा भी तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आए और चिंतित स्वर में बोली, यंग मास्टर, वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। गौरांग ने भी कहा, मास्टर, वो 8वें स्तर का उद्यमवीर है, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, हा, मुझे चुनौती दे रहे हो? एक 6ठे स्तर का आत्मवीर? नहीं, अब तो तुम एक 7वें स्तर के आत्मवीर बन गए हो। लेकिन इससे भी नतीजा नहीं बदलने वाला, तुम मेरे सामने सिर्फ कचरे के समान हो।
आर्यन ने शांत स्वर में गौरांग से कहा, इमोर्टल रूट बाहर निकालो। गौरांग के चेहरे पर असमंजस का भाव था, लेकिन फिर जैसा आर्यन ने कहा उसने इमोर्टल रूट बाहर निकाल ली। आर्यन ने हर्षवर्धन से कहा, अगर तुम जीते तो अग्नि इमोर्टल रूट तुम्हारी। ये सुनकर तो हर्षवर्धन भी चौंक गया और उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसका होठ एक तीखी मुस्कान में मुड़ गया और उसने कहा, अब जब तुम कह रहे हो तो मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। उसी वक्त आर्यन ने गौरांग से कहा, इन दोनों की रक्षा करना और याद रखना जैसे ही मैं हर्षवर्धन को मारूंगा उसके तीरंदाज हमला करेंगे तो तुम्हें हर हाल में तिम्रा और वेदिका की रक्षा करनी है। गौरांग को एक बार फिर से झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्यन को हो क्या गया है जो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो हर्षवर्धन को मार सकता है। भला एक 7वें स्तर का आत्मवीर एक 8वें स्तर के उद्यमवीर को कैसे मार सकता है। उनके बीच शक्तियों का अंतर बहुत बड़ा था। निजी कक्ष नंबर 8 में ये लड़का हद से ज्यादा घमंडी है या फिर यह जरूर पागल हो गया है। आखिर ये हर्षवर्धन जैसे एक 8वें स्तर के योद्धा को कैसे चुनौती दे सकता है जब उसकी खुद की शक्तियां 7वें स्तर की है। जरूर इसके दिमाग में कोई गड़बड़ है। क्या इसे मरने का इतना ही शौक है। वहीं खिड़की के पास खड़ी नकाबपोश लड़की के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसके होंठों से निकला, मुझे लगता है कि वो जीतेगा। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए कमरे में बैठे अन्य 3 लोग चौंक गए। उसी समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मल्लिका, अगर वो जीत गया तो यह एक बेहद असाधारण बात होगी। हो सकता है कि वो सच में एक डीमन स्लेयर हो। क्या हमें उसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। नकाबपोश लड़की ने धीमे स्वर में कहा, अभी नहीं। जी मल्लिका। उधर एक अंधेरे कोने में छिपे भृगुप्ती ने आदेश दिया, जब ये लड़का मरे तो उस बूढ़े हर्षवर्धन को तुरंत खत्म कर देना। उसे चौंका कर हमला करो। जी लीडर, ये लड़का जैसे आत्महत्या कर रहा है, मौत से दूर नहीं है। मेघना बेहद चिंतित थीं। वो तो खुद उसे रोकने के लिए तैयार थीं, लेकिन वो अच्छे से जानती थीं कि आर्यन जो ठान ले उसे 10 बैल भी पीछे नहीं खींच सकते। आर्यन का हर्षवर्धन से अकेले लड़ने का फैसला ये किसी भी तरह से उचित नहीं था। मेघना ने स्नेंदु को एक संदेश भेजा, चाचा, चाहे जो हो जाए उसे मरने मत देना, किसी भी कीमत पर, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। समझे। स्नेंदु ने अपनी चिलम से कुछ कश लिए। ये पहली बार था जब मेघना ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था। हालांकि वे इससे खुश नहीं थे, लेकिन वह मेघना के आदेश मानने को बाध्य थे। हर्षवर्धन ने अपने खंजर निकाले और आगे बढ़ते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, लड़के, तुमने खुद ही अपनी मौत मांगी है तो मुझे दोष मत देना। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, आओ। उसी समय उसने चारों ओर मौजूद तीरंदाजों की ओर देखा। हर्षवर्धन को हराना आसान था, पर इन तीरंदाजों को संभालना मुश्किल होगा। अचानक हर्षवर्धन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दोनों खंजर सैकड़ों खंजरों की छायाओं में बदल गए और उसने अपनी 8वें स्तर की उद्यमवीर शक्तियों से आर्यन पर दबाव डाला। अब मर कुत्ते। शक्तियों का दबाव। ये हमला आर्यन के खिलाफ बेकार था। इथर्नल रूट से मिली सॉल शक्ति के कारण उसकी चेतना आराम से इसे सहन कर सकती थी। हर्षवर्धन के खंजर तेजी से आर्यन के गले की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो हिला तक नहीं। वक्त बहुत कीमती था, इसलिए वो हर पल को बचाना चाहता था। यंग मास्टर, आर्यन मास्टर, गौरांग, वेदिका और तिम्रा के माथे पर बल पड़ गए। क्या वो डर के मारे सुन्न हो गया है। अरे ये तो मुकाबला करना चाहता था, लेकिन अब इसे क्या हुआ। ये हिल क्यों नहीं रहा है। सबको साफ तौर पर दिख रहा है कि वो एक काया है। कुछ लोग अपनी ही बेवकूफ़ी के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। चारों ओर से हंसी और ताने गूंजने लगे। आर्यन के शब्दों ने हर किसी को नाखुश किया था। अब जब वो एक भी हरकत नहीं कर रहा था, सब सोचने लगे कि वो हारकर जमीन पर गिरेगा। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। वो आर्यन को एक ही बार में खत्म करना चाहता था। कुत्ते, घमंड करने के लिए ताकत चाहिए होती है और तुम अभी बहुत कमजोर हो। उसकी तलवारें आर्यन के गले तक पहुंच चुकी थी। जब तिम्रा से ये दृश्य देखा नहीं गया तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदिका का दिल भी धक धक कर रहा था। वो बेचैन हो गई। लेकिन उसी पल आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। अनंत तलवार। आर्यन के दाहिने हाथ में एक विशाल चमकती हुई तलवार आ गई। सुनहरा रंग, विशाल धार और लंबी मूठ के साथ ये एक दिव्य तलवार जैसी लग रही थी। आर्यन ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसी वक्त उसने मन ही मन चिल्लाया, अनंत स्वॉर्ड मार्ग। उसकी चेतना अचानक स्वॉर्ड इंटेंट से भर गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर आया अहंकार को देखकर आर्यन ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा, मुझे घमंड करने के लिए कभी किसी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही हर्षवर्धन के खंजर आर्यन के गले को भेदने वाले थे, अचानक आर्यन का हाथ हल्का सा हिला और हर्षवर्धन के दोनों खंजर टूटकर नीचे गिर गए। हर्षवर्धन को भी एक झटका लगा और वो हवा में उछल गया। आर्यन ने तुरंत दहाड़ते हुए चिल्लाया, लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक, चांदनी कदम।
16 गुना शक्तियों के साथ उसका अनंत स्वॉर्ड मार्ग लगभग बौखला गया और उसके शरीर से एक भयावह स्वॉर्ड इंटेंट बाहर निकलने लगा। उसने जमीन पैर पटका और अगले ही पल वो एक चंद्रमा की तरह ऊपर हवा में दिखाई दिया। आर्यन के पास समय ज्यादा नहीं था, उसने पूरी ताकत से हमला किया। उसकी अनंत तलवार ने हर्षवर्धन की रक्षा को चीरते हुए उसके दिल को भेद दिया। हर्षवर्धन के सिर के ऊपर उसकी एचपी तुरंत शून्य पर पहुंच गई। ये हमला इतना घातक था कि हवा में लगातार विस्फोट होने लगे और ऐसा लगा मानो इस प्रकार की शक्ति का दबाव सहन करना असंभव हो। मल्लिका, सावधान! एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की शक्ति तेजी से बाहर निकली और एक लाल आभामंडल बनाते हुए खिड़की के पास खड़ी नकाबपोश लड़की के सामने सुरक्षा कवच बना दिया। लेकिन नकाबपोश लड़की तो जैसे जम गई, उसकी एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकी। वो एकटक आर्यन को देख रही थी जो हवा में अपनी तलवार के साथ खड़ा था, और उसी समय आर्यन की नजरें भी उस पर पड़ीं। तलवार के तेज झोंके से उसके नकाब का कोना हल्का सा उड़ गया और उसने अपना अप्रतिम सौंदर्य उजागर कर दिया। उसकी आंखों में वो दृष्टि थी जिसे कोई भी पुरुष अनदेखा नहीं कर सकता था। उस पल मानो पूरी दुनिया थम सी गई। वास्तव में वो अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ से नकाब फिर से ओढ़ लिया, लेकिन आर्यन के पास उसे निहारने का समय नहीं था। उसने एक बार फिर से अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में आसपास मौजूद सभी 100 तीरंदाजों को मौत की नींद सुला दिया। उनके सिर किसी खरबूजे की तरह उनके धड़ों से अलग कर दिए गए थे। सिस्टम की आवाज तेजी से गूंजने लगी, मानो आर्यन के कानों में चोट कर रही हो। आर्यन अनंत तलवार के साथ नीचे उतरा। हर्षवर्धन का शव भी आकाश से नीचे गिरा और आर्यन ने उसे क्रूरता से अपने पांव के नीचे कुचल दिया। उसकी आंखों में आक्रामकता झलक रही थी। उसने तलवार हवा में तान दी और गरज कर बोला, कौन बाकी है? मैंने पूछा, और कौन है? वासिका के बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। मानो आर्यन के इस रुद्र रूप को देखकर झींगुर भी सांस नहीं ले रहे थे। उसी समय वासिका का रक्षक कवच भी चूर चूर हो गया। वास्तव में उसकी शक्ति अजेय थी। सभी के दिमाग में सन्नाटा छा गया। उनकी समझ के परे ये हमला था। सिर्फ नकाबपोश लड़की मुस्कुराई और धीरे से बुदबुदाई, अद्भुत! उसका जीवन मेरा है। उसके इन शब्दों पर उसके पीछे खड़े मध्य आयु वर्ग के लोगों की आंखों में भी कंपन दिखा और सभी ने सम्मान के भाव दिखाए। दूर कॉलेज वाला संघ के एक योद्धा ने कांपते हुए पूछा, लीडर, क्या हमें हर्षवंश परिवार पर हमला करना चाहिए? भृगुप्ती ने उसकी ओर गुस्से से देखा और एक थप्पड़ जड़ दिया, क्या तुम अंधे हो? हर्षवंश परिवार के लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। अनंत तलवार सचमुच अलौकिक थी और उसकी शक्ति अतुलनीय थी। हर्षवर्धन को मारना और फिर सैकड़ों तीरंदाजों का सफाया कर देना, ये कौन कर सकता था? वेदिका दंग थी। वो पहले सोच रही थी कि इस बार भी शायद आर्यन राक्षस को बुलाएगा, लेकिन जब उसने इस तलवार की शक्ति को देखा तो वह सांस लेना भी भूल गई। गौरांग तो और भी हैरान था। उसने आर्यन की ओर ऐसे देखा मानो वह कोई मूर्ख हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये कोई इंसान है? क्या यह इंसान हो सकता है? ये तो एक देवता जैसा है। उसी तरह आर्यन खुद भी अनंत तलवार की इस कदर खतरनाक शक्ति से हैरान था। उसने बुदबुदाया, क्या ये शक्ति सचमुच इतनी तेज है? लेकिन इससे पहले कि कोई भी अपनी सुध बुध वापस पाता, हर्षवंश परिवार के सेनापति चंद्रधर ने 3 मीटर ऊंचे दैत्याकार जानवर पर सवार होकर अपने साथियों के साथ वासिका के सामने कदम रखा। तभी ननेंदु ने कहा, ये बुरा हुआ। फिर वो चिल्लाया, लड़के जल्दी से यहाँ से निकलो। गौरांग भी जल्दी से आगे बढ़ा और बड़बड़ाया, चंद्रधर अपनी सेना के साथ यहाँ है। हर्षवंश परिवार की बेशर्मी की तो कोई हद ही नहीं है। मास्टर, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते, चंद्रधर की आवाज गूंजी, भागने की सोचना भी मत। चंद्रधर पूरी तैयारी के साथ आया था। अब जब उसका भाई मारा गया था तो उसके पास और भी बड़ा कारण था बदला लेने का। वो अपने साथ हर्षवंश परिवार के 1000 से ज्यादा सैनिक लेकर आया था। आधे मिनट से भी कम समय में वासिका के सामने की पूरी जगह को घेर लिया गया। चंद्रधर के साथ एक युवा योद्धा भी था, तन्मय, हर्षवर्धन का बेटा और हर्षवंश परिवार का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा। उसी के लिए ये सारी जद्दोजहद हो रही थी। तन्मय ने जब जमीन पर पड़े हर्षवर्धन के शव को देखा तो उसने गुस्से में कहा, आज तू मरेगा। गुस्से की लहरें उसके चेहरे पर साफ दिख रही थीं। लेकिन तन्मय और चंद्रधर दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आर्यन जैसा 7वें स्तर का आत्मवीर ये कैसे कर सकता है। वहीं आर्यन को जरा भी उनकी फिक्र नहीं थी। अगर उसे गुस्सा दिलाया गया तो वो किसी की कोई परवाह नहीं करेगा और अपने दोनों दानुज राक्षस को बुलाकर सभी को खत्म कर देगा। इसलिए आर्यन का रवैया अभिमानी और तीव्र था। उसने कहा, मुझसे यह बात कई लोगों ने कही, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें मैंने ही खत्म कर दिया। निर्ममता, असीमता, घमंडी और अहंकार की तुलना में कोई भी आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकता था। चंद्रधर की आंखें और गहरी हो गईं। तुझे मौत बुला रही है। सैनिकों, इसे मार डालो। उसी समय गौरांग आगे बढ़ा। उसके पीछे वेदिका और तिमरा भी खड़ी हो गईं।
स्नेंदु ने भी थोड़ी झिझक के बाद कदम आगे बढ़ाया और चारों आर्यन के साथ खड़े हो गए। पर हजारों सैनिकों के सामने वो बहुत कमजोर लग रहे थे। चंद्रधर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। हा हा हा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मेरे हर्षवंश परिवार के सैनिकों को रोक सकते हो? उसी समय अगर हम भी शामिल हो जाएं तो। अचानक हर दिशा से घोड़ों के टापों की आवाज गूंज उठी और शिवांश परिवार के हजारों सैनिक ज्वार की तरह उमड़ पड़े। पल भर में उन्होंने हर्षवंश परिवार के सैनिकों को घेर लिया। हर्षवंश परिवार के सैनिकों के पैर डर के मारे कांप रहे थे। चंद्रधर के चेहरे पर गुस्से की गहरी लकीरें उभर आईं। उसने मुड़कर देखा और गहरी आवाज में कहा, बुढ़े त्रिशनेश, तुम अब तक जिंदा हो। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी जो युद्ध कवच पहने हुए था और हाथ में भाला थामे हुए था गर्जना करते हुए बोले, चंद्रधर, क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? चंद्रधर का चेहरा पत्थर सा ठंडा हो गया। एक तो पहले ही हर्षवंश परिवार का मुखिया मारा जा चुका था, अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उनके परिवार का पतन तय था। लेकिन चंद्रधर आर्यन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने गौराम की ओर इशारा करते हुए कहा, त्रिशनेश जी, आप अपने पोते को ले जाए, लेकिन इस लड़के के तो मैं जरूर मारूंगा। आर्यन ने उनके महल के प्रबंधक और बड़े भाई को मार दिया था। अगर वो उनका बदला नहीं लेता तो ये हर्षवंश परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देने जैसा होता। गौराम तुरंत चिल्लाया, दादाजी। त्रिशनेश ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, मार कर देख लो, अगर तुमने किसी पर भी हाथ उठाया तो मैं नक्षत्र नगर से हर्षवंश परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। सुन लो सब। त्रिशनेश की आंखें काली हो गई। उनके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा ने माहौल को और भयावह बना दिया। शिवांश परिवार की सेना तुरंत सक्रिय हो गई और अपने हथियार उठा लिए। ये सेना उन योद्धाओं से बनी थी जो असंख्य युद्ध लड़ चुके थे। वे मृत्यु को भी पराजित कर चुके थे। उनके पास संख्या और कौशल दोनों का अद्वितीय मेल था। ऐसी सेना के सामने हर्षवंश परिवार के पास कोई मौका नहीं था। चंद्रधर का चेहरा कठोर हो गया। उसने गरजते हुए कहा, त्रिशनेश, ज्यादा टांग मत अड़ाओ। त्रिशनेश ने हंसते हुए कहा, मैं तो टांग अड़ाऊंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक लो। किसी पर हाथ उठाने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नक्षत्र नगर से गायब कर दूंगा। तुम। चंद्रधर का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसी समय तन्मय ठंडी हंसी के साथ बोला, चाचा जी, कोई बात नहीं, ये लड़का यहाँ सप्तचर्क महाविद्यालय में भर्ती होने आया है ना। उसकी आंखों में गहरे गुस्से की ज्वाला उमड़ रही थी। वो आर्यन को जिंदा फूंक देना चाहता था, लेकिन ये सही समय नहीं था। उसने कहा, ओह हाँ, मुझे याद आया, इस मोटे सुअर ने तो पैसे देकर विशेष छात्र मौका लिया है, और यह बाकी के लोग, हाँ, ये तो परीक्षा का पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाएंगे। तन्मय के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था, क्योंकि उसे पहले ही सप्तचर्क महाविद्यालय में एक विशेष छात्र के रूप में चुना जा चुका था और ये पैसों के बलबूते पर नहीं, उसकी प्रतिभा के कारण था। आर्यन और गौराम की ओर देखते हुए उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें सप्तचर्क महाविद्यालय में जाना है ना, तो आओ, वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। और रही बात इन दोनों लड़कियों की, इन्हें तो मैं अपनी दासी बनाकर रखूंगा। इस तरह की बातें सुनकर आर्यन के चेहरे पर नाराजगी और गुस्से के भाव उभर आए। तन्मय फिर से बोला, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। आर्यन की आंखें गहरी ठंडी हो गईं और उसने तन्मय को घूरते हुए कहा, तुम हमेशा खुश रहोगे। तन्मय हंसते हुए बोला, बिल्कुल, और तुम हमेशा दुखी रहोगे और हमेशा मेरे पैरों तले दबे रहोगे। यही तुम्हारी किस्मत है। वैसे मुझे लगता है कि सप्तचर्क महाविद्यालय में दाखिला ही नहीं ले पाओगे। हा, तुम बस दक्षिणी तरंग महाद्वीप के एक कचरा हो। यहाँ आने से पहले ही उसने आर्यन की पूरी जानकारी निकलवा ली थी और जो कुछ उसे पता चला उसके अनुसार वो बस दक्षिणी तरंग महाद्वीप का एक कचरा था। ऐसे किसी को खत्म करना उसके लिए एक चींटी को मारने जैसा था। तन्मय के ये कहते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया और हर्षवंश परिवार के योद्धा आपस में फुसफुसाने लगे। ये दक्षिण तरंग महाद्वीप से है। दक्षिण तरंग महाद्वीप के लोग सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा में हिस्सा लेने के योग्य हैं। क्या दक्षिण तरंग महाद्वीप तो कचरे की भूमि नहीं है? पिछले 100 सालों में दक्षिण तरंग महाद्वीप से कोई भी सप्तचर्क महाविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाया है और ये करेगा। दक्षिण तरंग महाद्वीप को हमेशा से कमजोर माना गया था और आज भी इस पर हर कोई हंसने से बाज नहीं आता। दक्षिण तरंग महाद्वीप का नाम सुनते ही वासिका के आसपास जमा लोग आर्यन को ऐसा देखने लगे जैसे वो किसी गांव से आया हुआ कोई गुलाम हो। आर्यन ने सर्द नजरों से तन्मय को देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा नाम तन्मय है, सही कहा, वही जिसे सप्तचर्क महाविद्यालय ने एक विशेष छात्र के तौर पर चुना है। सही कहा ना? तन्मय ने हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे चुनौती देने के लायक भी नहीं हैं। समझे? तुम में योग्यता ही नहीं है। आर्यन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, फिक्र मत करो, अभी तो तेरे बाप को मारा है, लेकिन जल्द ही तुम्हें भी दिखाऊंगा कि असली योग्यता क्या होती है। तन्मय की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन शिवांश परिवार की सेना के होते हुए अभी वो कोई कदम नहीं उठा सकता था।
उसने चंद्रधर की ओर देखा और कहा, चाचा जी, मैं इस कचरे के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं पहले ही विशेष रूप से चुना जा चुका हूँ, तो मुझे अभी क्षितिज प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। शीर्ष 100 में आने पर सभी को एक तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट मिलेगी और मेरे लिए शीर्ष 100 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन बेफालतू कचरों के साथ वक्त खराब करने का कोई फायदा नहीं। ये लोग आज भी रास्ते पर हैं और हमेशा ही यहीं रहेंगे। हा हा हा। सप्तचर्क महाविद्यालय के लिए नक्षत्र नगर के लोग बस एक मच्छर की तरह थे। अगर वो एक ताली भी बजाएंगे तो ना जाने कितने परिवार मारे जाएंगे। वहाँ विशेष रूप से छात्र बनना कोई छोटी बात नहीं थी। तन्मय की बातों ने आसपास खड़े सभी लोगों को और भी प्रभावित कर दिया। जैसा कि एक विशेष छात्र से उम्मीद थी, तन्मय सच में एक प्रतिभाशाली लड़का है। अब जब उसे एक विशेष छात्र के रूप में सप्तचर्क महाविद्यालय में चुन लिया गया है, तो देखना उसकी मदद से जल्द ही हर्षवंश परिवार ऊपर उठेगा। दूसरी ओर शिवांश परिवार में तो कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है। मुझे तो लगा था कि गौरांग ने विशेष छात्र मौका प्राप्त किया है तो वो कोई प्रतिभाशाली लड़का होगा। ये किसे पता था कि यह सब पैसों की बदौलत है। शिवांश परिवार ने अब तक बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके खून में कोई कमी आ गई है जो वो पैसों का सहारा ले रहे हैं। हाय, ये अफसोस की बात है। चलो, शिवांश परिवार तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लड़के को तो देखो, वो कैसे एक कचरा होते हुए भी हर्षवंश परिवार को चुनौती दे रहा है। ये बस अपनी औकात भूलकर मौत को दावत दे रहा है। क्या तुमने कभी सुना है कि दक्षिणी तरंग महाद्वीप के किसी ने सप्तचर्क महाविद्यालय में दाखिला लिया हो? आर्यन चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, लेकिन उसके अंदर गुस्से की लपटें उठ रही थीं। तन्मय ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं आर्यन, उम्मीद मत छोड़ना, कम से कम पहली परीक्षा पास कर लेना। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम आगे पहुँचो ताकि मैं तुम्हें खुद कुचल सकूँ। चलो चाचा, शिवांश परिवार के दिन अब गिनती के हैं। तन्मय ने त्रिशनेश की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसका इरादा साफ था, यदि वो महाविद्यालय में शिवांश परिवार को पूरी तरह कुचल देता तो उस परिवार का पतन तय था। वहीं त्रिशनेश भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। तन्मय को एक विशेष छात्र का दर्जा प्राप्त था। महाविद्यालय के नियमों के अनुसार अगर कोई भी विशेष छात्र को हानि पहुंचाएगा, उसे पूरे सप्तचर्क महाविद्यालय के गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। चंद्रधर ने त्रिशनेश को देखकर ठहाका लगाया, त्रिशनेश, कुछ और दिन जी लो। जब तुम्हारा परिवार मेरे भतीजे के पैरों तले कुचला जाएगा तो वो दृश्य देखने लायक होगा। हा हा हा। चलो। चंद्रधर हंसते हुए हर्षवंश परिवार के सैनिकों के साथ वहां से चला गया। त्रिशनेश ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे तन्मय ने कहा था, असली लड़ाई सप्तचक्र महाविद्यालय में थी। यहाँ खून बहाने का कोई मतलब नहीं था। उसी समय त्रिशनेश ने काले खून की एक धार उगली। दादाजी! गौरांग घबरा गया। शिवांश परिवार के सभी सैनिक दौड़कर पास आ गए। मुखिया! आर्यन ने वेदिका की ओर देखा। वेदिका तुरंत दौड़ते हुए उनके पास आए और जांच की, लेकिन जल्द ही उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने गंभीर भाव के साथ आर्यन की ओर देखा। जहर पहले ही दिल तक पहुंच चुका था। वेदिका, जो एक पॉइजन मास्टर थी, भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। आर्यन का दिल दर्द से भर गया। उसने अपने दादा को याद किया और मन ही मन सोचा, दादाजी, आप अब कहाँ हैं? त्रिशनेश ने एक बार और खून की उल्टी की। उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने आर्यन की ओर देख जो उनके पास खड़ा था। लड़के, मेरे साथ शिवांश महल में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। इसके बाद आर्यन ने मुड़कर स्नेंदु की ओर देखा और झुककर कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, आप ना आते तो शायद मैं नहीं बचता। स्नेंदु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नहीं भी आता तो भी तुम सब कुछ संभाल सकते थे। आर्यन ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने आपको भेजा था? स्नेंदु थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, ये बताने की अनुमति नहीं है। आर्यन ने फिर कुछ नहीं पूछा। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वासिका के मालिक ने उसे भेजा था और शायद उसी ने त्रिशनेश को खबर दी, जिससे वो अपनी सेना के साथ आ सकें। आर्यन ने कहा, शुक्रिया वरिष्ठ, और आपको भेजने वाले को भी शुक्रिया बोलना। मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े, बस बोलना, मैं हर हाल में आपकी मदद करने आऊँगा। आर्यन के शब्द पत्थर पर लकीर खींचने जैसे थे। आर्यन हमेशा अपने मददगार को याद रखता था और उनका दिल से आभारी होता था। मेघना अंधेरे में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को रोकती रही। दूसरी ओर कक्ष नंबर 8 में मल्लिका, वो लड़का शिवांश परिवार के साथ जा रहा है। क्या हमें उसे रोकना चाहिए या फिर उसका पीछा करे? नकाबपोश लड़की ने आर्यन को जाते हुए देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये लड़का दक्षिणी तरंग महाद्वीप से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिंह परिवार से है? ये तो कुछ दिलचस्प है। हाँ। उसने तुरंत पलटकर कहा, तुम सब जा सकते हो, बस भैरवेश को छोड़कर। ये सुनकर तीनों मध्य आयु के लोग चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन मल्लिका, आप क्यों नहीं चल रही?
नकाबपोश लड़की ने पलटकर आसमान में तैरते पर्वत की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश करने जा रही हूँ। ये सुनकर तीनों लोग एक बार फिर से चौंक गए और वो एक पल के लिए तो कुछ बोल नहीं सके। मल्लिका, ये बहुत खतरनाक है, ऐसा मत करो। नकाबपोश लड़की ने पलटकर ठंडी नजरों से उन्हें देखा और तुरंत उन तीनों ने सिर झुका लिए। रात का समय, शिवांश महल में त्रिशनेश का कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। कक्ष में वर्तमान मुखिया शानकांत, मुख्य बुजुर्ग योगेश और अन्य कुछ बुजुर्ग उपस्थित थे। बिस्तर के किनारे पर घुटनों के बल बैठा गौरांग अपने दादा त्रिशनेश का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं रहा था क्योंकि शिवांश परिवार के मर्द खून बहाते हैं, आंसू नहीं। आर्यन, वेदिका और तिमरा भी पास खड़े थे। त्रिशनेश ने कमजोर आवाज में आर्यन की ओर इशारा किया, बेटा पास आओ। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और बिस्तर के बगल में बैठकर बोला, जी आज्ञा दें। त्रिशनेश ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा मुझे पता है तुमने गौरांग को बचाया, अगर तुम ना होते तो वो आज जीवित ना होता। इस बूढ़े का आभार स्वीकार करो। शिवांश परिवार में जो भी तुम्हें पसंद आए उसे बिना झिझक मांग लेना। मुख्य बुजुर्ग योगेश ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, पिताजी ये लड़का गौरांग का सिर्फ एक मामूली दोस्त है, इसे थोड़ा धन देकर विदा कर देना चाहिए, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। त्रिशनेश ने यह अनसुना कर दिया और बोले, गौरांग के माता पिता युद्ध भूमि में शहीद हो गए, तब से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं कर सका। मैंने उसके लिए स्वर्ग से भी आशीर्वाद मांगा, लेकिन मैं उसे वो नहीं दे सका जिसकी उसे जरूरत थी। ये कहते हुए त्रिशनेश की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरांग ने कहा, दादाजी ऐसा मत कहो, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मैं आपके लिए कलिका पुष्प की मदिरा भी लेकर आया हूँ। मुखिया शानकांत ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, गौरांग तुम अब भी अपने दादाजी को कष्ट देना बंद नहीं कर सकते। त्रिशनेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गौरांग यह मैं हूँ जिसने तुम्हें निराश किया, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने आर्यन का हाथ और कसकर पकड़ा और बोले, आर्यन मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आर्यन ने तुरंत कहा, जी कहिए। त्रिशनेश बोले, गौरांग का ध्यान रखना, उसका कौशल साधारण नहीं है, वह उन असाधारण प्रतिभाओं से कम नहीं है जिन्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में विशेष रूप से स्थान मिला। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? आर्यन ने मन में कहा, तुम्हारा पोता कोई साधारण नहीं है, वो एक वॉर गॉड है जिसके पास अभेद रक्षक शक्ति है, देखना वो एक दिन आपके पूरे शिवांश परिवार का नाम रोशन करेगा। आर्यन इन शब्दों को ऊंची आवाज में कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं सका और उसने भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, जी जब तक मैं जीवित हूँ गौरांग को कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इतने में एक बुजुर्ग व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, दक्षिणी क्षेत्र के इस मामूली लड़के को देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें, अगर शिवांश परिवार ने आज इसकी मदद न की होती तो ये तन्मे के हाथों सड़क पर मारा जाता। ये सुनकर वेदिका की भौहें तन गईं। तिमरा गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि त्रिशनेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो छोड़ो इन सब बातों को। फिर उन्होंने गौरांग की ओर देखा और बोले, गौरांग आर्यन की हर बात मानना। गौरांग ने सिर झुकाकर कहा, जी दादाजी। इसके बाद त्रिशनेश ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उनका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। दादाजी, गौरांग खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवांश परिवार के मुखिया शानकांत सबसे पहले घुटनों के बल झुके, फिर सभी बुजुर्ग और सैनिक एक साथ झुक गए। आंगन में खड़े शिवांश परिवार के सभी लोग भी घुटनों के बल झुक गए। आर्यन का दिल भारी हो गया। त्रिशनेश का हाथ अब भी उसके हाथ में था। उनके दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी, गौरांग, और वो इकलौता व्यक्ति था जिसकी उन्हें फिक्र थी। आर्यन ने मन ही मन कहा, त्रिशनेश जी आप चिंता मत कीजिए, गौरांग आपको कभी निराश नहीं करेगा, और मैं आर्यन स्वर्ग की शपथ लेता हूं कि गौरांग को हमेशा सहारा दूंगा। आधा दिन बीतने के बाद त्रिशनेश का अंतिम संस्कार किया गया। शानकांत ने कहा, शिवांश परिवार के सभी सदस्यों को वंश मंदिर में उपस्थित होना होगा। फिर गौरांग और आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों को भी। कुछ देर बाद वंश मंदिर में शानकांत अपने पूर्वजों की मृत स्मारक पट्टियों के सामने खड़ा था। उसने गंभीरता से कहा, पूर्व मुखिया की मृत्यु का बदला लेना जरूरी है। हर्षवंश परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही योगेश ने आक्रोश में हस्तक्षेप किया, बदला? अगर बदला लेना है तो उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिसने शिवांश परिवार का नाम डुबो दिया। वह गौरांग है। शिवांश परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसने हमें केवल शर्मिंदगी दी। ये सुनकर सभी की निगाहें गौरांग पर टिक गईं। एक अन्य बुजुर्ग ने जोर से कहा, योगेश जी सही कह रहे हैं, पूर्व मुखिया की मृत्यु क्यों हुई? केवल गौरांग की वजह से। अगर सच में बदला लेना है तो इसका केवल एक ही तरीका है, सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश करना और तन्मे को हराकर हर्षवंश परिवार को उनकी सही औकात दिखाना। एक
और व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे शिवांश परिवार को कई वर्षों बाद इस बार विशेष छात्र के रूप में एक प्रवेश पात्रता मिली है, उसे इस निकम्मे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें गौरांग को परिवार से बहुत पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। लगभग हर व्यक्ति ने इस बात का समर्थन किया। मंदिर में ये शोक सभा की जगह गौरांग की आलोचना का मंच बन गया था। शानकांत ने गौरांग की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, सब चुप रहो, गौरांग तुम्हें कुछ कहना है। उसी पल आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मुखिया जी का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और आप लोग इस तरह की बहस कर रहे हैं। क्या ये शिवांश परिवार की गरिमा को शोभा देता है? ये सुनते ही एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? दक्षिणीय क्षेत्र के एक मामूली इंसान की यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इस सभा में बुलाया गया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ अपनी राय देने लगो। लड़के, ये नक्षत्र नगर है, तुम्हारा कोई पहाड़ी गांव नहीं। अपनी सीमाएं समझो। सब लोग आर्यन को बुरा भला कहने लगे। आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर यह मंदिर नहीं होता या त्रिशनेश जी की शौक सभा नहीं होती तो वो इन सभी को खत्म कर देता। शानकांत ने धीरे से कहा, आर्यन, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी राय देने के लिए नहीं बुलाया। ये शिवांश परिवार का पुश्तैनी मंदिर है और यहाँ तुम्हारे सुझावों का कोई भी महत्व नहीं। फिर उसने गौरांग की ओर देखा और पूछा, गौरांग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ कहना है? गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आप विशेष छात्र सूची से मेरा नाम वापस लेना चाहते हैं? शानकांत ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम अब भी सप्तचक्र महाविद्यालय में जाने की बात कर रहे हो? ये अपनी मोटी काया देखो, अपनी वर्तमान शक्ति देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम शिवांश परिवार का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हो सप्तचक्र महाविद्यालय में? पीछे से एक और बुजुर्ग बोला, हाँ, तुम इस योग्य नहीं हो। अगर पूर्व मुखिया ना होते तो तुम्हें परिवार से बहुत पहले बाहर निकाल दिया गया होता। सच कहा, ये सिर्फ एक मोटा सुअर है। पूर्व मुखिया गौरांग से बहुत प्यार करते थे। इस बात से सभी को जलन होती थी और अब जब वो नहीं रहे तो उन्हें अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। गौरांग की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने गंभीर आवाज में कहा, विशेष सूची का नाम पहले ही भेजा जा चुका है। आप इसे बदलना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा करने का अधिकार है? उसी पल वंश मंदिर के दूसरी ओर से एक व्यक्ति आगे आया। वो सप्तचक्र महाविद्यालय का मास्टर था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिवांश परिवार के वर्तमान मुखिया ने दूरदर्शिता दिखाई। मैंने तुम्हारा नाम विशेष सूची में शामिल नहीं किया तो इसे बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। शानकांत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गौरांग, हम तुम्हें सिर्फ सूचित कर रहे हैं। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा, चाहे तुम्हारी सहमति हो या ना हो। समझे? शानकांत, जो खुद गौरांग से जलन रखता था, के लिए यह बर्दाश्त के बाहर था कि पूर्व मुखिया ने परिवार के बहुत से खजानों को उस कचरे पर बर्बाद किया था। ये बात उसके गले से नहीं उतरती थी। गौरांग ने शांत, गंभीर निगाहों से सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर को देखा। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे कचरे को मैं सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश दूंगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरी साख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सपने देखना बंद करो और वास्तविकता का सामना करो। गौरांग के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। वो शिवांश परिवार के सभी सदस्यों की उपेक्षापूर्ण नजरों को चुपचाप सहता रहा। उसे पहले से ही पता था कि उसके दादाजी के ना रहने के बाद उसका यही अंजाम होगा। गौरांग ने बिना कुछ बोले मंदिर से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी योगेश ने पीछे से पुकारा, रुको। गौरांग ने मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, अब क्या बचा है? योगेश ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अपनी तीसरे स्तर की इमोर्टल रूट यहीं छोड़कर जाओ। गौरांग की नज़रों में कठोरता आ गई और उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमोर्टल रूट को हासिल किया है, इसे क्यों छोड़ दूं? योगेश ने हंसते हुए कहा, क्यों? पिछले सालों में तुमने शिवांश परिवार के कितने संसाधन बर्बाद किए हैं। बस इसी आधार पर तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारे जैसे कचरे के पास उस इमोर्टल रूट का होना व्यर्थ है। गौरांग की आत्मा पर ये शब्द भारी पड़े। उसने कई वर्षों से झेले गए तानों और अपमान को सहा, लेकिन आज का यह अपमान सहन करना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखाई दी। उसने सख्त स्वर में कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? योगेश ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर इस मंदिर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। तभी मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और दो उद्यमवीर स्तर के योद्धा दरवाजे पर खड़े हो गए। ये देखकर आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन में कहा, ये अब हद पार कर रहे हैं। इसी बीच वेदिका और तिमरा को भी वंश मंदिर में अंदर धकेल दिया गया और योगेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब न केवल तुम बल्कि तुम्हारे साथी भी यहाँ से नहीं जा सकते। आर्यन इस हरकत से काफी नाराज हुआ। शिवांश परिवार की यह चाल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब लोग दूसरों का इस्तेमाल धमकी देने के लिए करते थे। गौरांग ने गुस्से में योगेश से कहा, चाचा, क्या आपका ये सब करना जरूरी है?
योगेश ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? कचरे, अपनी इमोर्टल रूट दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। गौरांग को पता था कि योगेश उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेदिका और तिम्रा की सुरक्षा को लेकर वह चिंतित था। उसने अपनी स्पेस रिंग से इमोर्टल रूट निकाली और कड़वे दिल से उसे दूर फेंक दिया। योगेश ने उसे हवा में लपक लिया और गर्व भरे स्वर में कहा, बहुत अच्छे, बहुत आज्ञाकारी हो। फिर उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया, इनको जाने दो। द्वार पर खड़े योद्धाओं ने वेदिका और तिम्रा को धक्का देते हुए बाहर कर दिया। योगेश ने गौरांग की ओर देखते हुए व्यंग्य किया, आज से शिवांश परिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से भागो, भागो। यह मोटा सुअर आखिरकार हमारे परिवार से बाहर हो गया। इसने हमारे परिवार के बहुत से संसाधनों को बिगाड़ा है, अब जाकर हमें भी कुछ मिलेगा। शिवांश परिवार के सभी शिष्य हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। शिवांश परिवार के शिष्यों ने जोर जोर से चिल्लाकर गौरांग और आर्यन का अपमान करना शुरू कर दिया था। आर्यन वहीं शांत खड़ा रहा, बिना हिले डुले। गौरांग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मास्टर। शानकांत ने एक तीखी मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखा और कहा, दक्षिण तरंग महाद्वीप के निकम्मे, कुछ और कहने के लिए बचा है तुम्हारे पास? अगर नहीं बचा तो निकलो यहाँ से। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक दिन तुम निराश होगे। तुम इसी गौरांग के सामने घुटनों के बल झुकोगे और वो दिन बहुत दूर नहीं है। इस मोटे के सामने घुटने टेकूंगा। हा। लड़के कहते हैं कि चिड़िया भी अपने जैसे पंख वाले साथियों के साथ उड़ती है और कचरा हमेशा कचरे के साथ रहता है। तुम दक्षिण तरंग महाद्वीप के एक कचरे हो और वो शिवांश परिवार का एक कचरा है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि दो कचरे मिलकर कुछ कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन तुम मेरे सामने कीड़ों की तरह रेंगोगे और मुझसे भीख मांगोगे, वो ज्यादा दूर नहीं। गौरांग इस वक्त शिवांश परिवार में कुछ भी नहीं था, वो केवल एक निकम्मा था। और आर्यन, शिवांश परिवार से बाहर निकलने के बाद ये खबर हर्षवंश परिवार तक पहुंचाई जाएगी और तब वो दोनों सड़क पर दर्दनाक मौत मरेंगे। अगर वो उनसे भी बच गए तो कॉलेजवाला संघ के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आर्यन और गौरांग कॉलेजवाला संघ के निशाने पर थे। इसके अलावा शिवांश परिवार के कुछ बुजुर्ग सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में उन्हें पास नहीं होने देंगे। सब कुछ शानकांत के नियंत्रण में था। गौरांग के पास वापसी का कोई मौका नहीं था और आर्यन, वो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं था। आर्यन ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं। उसने सर्द नजरों से शानकांत को देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और क्रूरता की झलक थी और बोला, अगर ये त्रिशनेश जी का परिवार ना होता तो मैं तुम सबको एक एक कर मार देता। आर्यन का स्वर इतना ठंडा था कि हड्डियों तक सिहरन पहुंच जाए। शानकांत ने भी अचानक एक पल के लिए कंपकंपी महसूस की, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी क्रूर निगाहों से कहा, अगर यह मेरे पिताजी की शौक सभा नहीं होती तो अब तक मारे जा चुके होते। अब निकलो यहाँ से। आर्यन ने शानकांत को कुछ पल घूरा और फिर वापस मुड़कर चला गया। शानकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो? तुम्हारे जैसे बहुत से कचरे हर साल सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा देने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मृतक की याद में स्थापित सभा में उनकी हंसी गूंज रही थी। वे ये भी भूल गए थे कि उन्होंने अभी किसी अपने को खोया है। गौरांग ने अपने दादाजी की स्मारक पट्टी के सामने बैठकर अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद की कि उसके हाथ से खून टपकने लगा। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शिवांश महल से निकलते ही वह सीधे हर्षवंश परिवार की ओर मुड़ गया। शिवांश परिवार में कोई प्रतिशोध की बात नहीं कर रहा था, पर वो इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। चाहे उसे मरना ही क्यों ना पड़े, वह उन्हें इसका दंड देगा। लेकिन आर्यन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम मरना चाहते हो क्या? गौरांग ने गंभीरता से कहा, मुझे मत रोको। आर्यन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा का ख्याल ना होता तो क्या मैं तुम्हें रोकता? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जब वो तुम्हें कचरा कह रहे थे तो उन्हें पलटकर जवाब दे सको, और अब तुम्हें वीरता सूझ रही है। तुम्हें लगता है जान देकर तुम अपने दादा का कर्ज चुका दोगे। इससे अच्छा तो तुम उनकी स्मारक पट्टी में अपना सिर मारकर खुद को खत्म कर लो। आर्यन ने गौरांग को बगल की दीवार से कसकर चिपका दिया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, मोटे, ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। आर्यन का गुस्सा चरम पर था और उसके भीतर की शक्ति ने गौरांग को पूरी तरह से दबा दिया। गौरांग ने संघर्ष तो किया, पर आर्यन की प्रचंड ऊर्जा के आगे वह टिक नहीं सका। गौरांग की आंखों में आंसू थे। वह फूट पड़ा और बच्चे की तरह रोते हुए बोला, मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ, मेरी शक्ति भी बेकार है। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसका दर्द उसकी हर बात में छलक रहा था। वो उनमें से हर किसी को सबक सिखाना चाहता था जो आज उस पर हंस रहे थे, लेकिन उसकी शक्तियां उस स्तर पर नहीं थी जहां वो ये कर सके।
आर्यन ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और गरजते हुए बोला, बच्चे की तरह रोना बंद करो, बताओ क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो।